चलो लेट अस स्टार्ट विथ अमेंडमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग अमेंडमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप 1 अमेंडमेंट्स ओनली. ठीक है, आ जाओ. Accounting standards are notified by the government and after they are notified they become applicable. ये जो notified accounting standards है गवर्नमेंट ने उसमें चेंज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने उसमें चेंज किया एंड उन्होंने काम किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2016 लेके आया, जिसके थ्रू वो चेंजेस किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. क्लियर ना? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे बड़ा चेंजेस AS6 हैज बीन डिलीटेड. क्लियर? AS6 डिलीट हो गया, पुराना AS10 डिलीट हो गया और नया AS10 आया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. दैट्स अ मेजर चेंज. एंड देन कॉन्सिक्वेंशियल छोटे छोटे चेंजेस हुए उसके वजह से. AS2 में चेंजेस हुआ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में. नाउ दैट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन AS10. देन AS4 में डिविडेंड रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स का चेंज हुआ है कंसिडरिंग शेड्यूल 3 इन माइंड. देन AS10 तो पूरा नया है. AS13 में स्मॉल चेंज है. AS14 में अच्छा चेंज है, दैट विल अफेक्ट योर सम्स ऑफ अमालगमेशन आल्सो. सो वहां पे अपने को देखना पड़ेगा, स्मॉल है लेकिन इट विल अफेक्ट योर सम्स, सो वो कंसिडर करना पड़ेगा. AS21 में चेंज हुआ लेकिन दैट इज आउट ऑफ आवर स्कोप ऑफ IPCC, वो फाइनल के स्कोप में आता. एंड AS29 में चेंज हुआ है, सो दिस इज अ स्कोप. आउट ऑफ this is group 1, AS4 group 2, AS10 group 1 के हिसाब से जाएगा, AS13 group 1 के हिसाब से जाएगा, 14 group 1 group 2 पे इक्वली वैलिड रहेगा कंसिडरिंग अमालगमेशन. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस. AS29 specifically group 2 point of view. So this amendments we need to consider. What we'll do is we'll start with the biggest amendment and that is AS10. सबसे पहले वो कर लेते हैं. सो ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आएंगे उसके रिलेटेड वो समझ में आ जाएंगे. ठीक है, कम डायरेक्टली टू AS10. AS10 का नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. ठीक है, स्टिल इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स ओनली. यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा एसेट्स है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आता है. अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आता है तो उसको कैपिटलाइज करके बैलेंस शीट एसेट साइड पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, एंड दिखाना है तो क्या कंडीशंस फुलफिल करना है. बहुत बार अपन एक खर्चा करता है, अपने को डिसाइड करना पड़ता है कि वो एक्सपेंस है कि एसेट है. एग्जाम्पल, मशीन के लिए खर्चा इंकर किया, खर्चा इंकर करके मशीन बाय किया, तो जनरली खर्चा है, वी कैन पुट इन P&L और वी कैन शो इट ऑन दी एसेट साइड. मशीन का किधर डालेंगे अपन? एसेट साइड में. ठीक है, देन मैंने स्टेशनरी का खर्चा किया, एक्सपेंस, P&L में डालेंगे. अभी मशीन भी 1 साल से ज्यादा चलता है, स्टेशनरी भी बहुत बार 1 साल से ज्यादा चलता है, लेकिन अपन बाइफरकेट करता है ना, थोड़ा कैपिटलाइज करता है, थोड़ा P&L. सो नाउ वी नीड टू डिसाइड द लॉजिक, क्या लॉजिक के हिसाब से कैपिटलाइज करके अपन एसेट में लेके जाएंगे. अगर वो एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं हो रहा है तो किधर जाने वाला है? P&L में जाने ही वाला है. तो ये AS में अपने को वही समझना है कि व्हेन इज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटलाइज्ड एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. एंड जो इसके डेफिनेशन वगैरह में नहीं आता, जो इसके कंडीशंस फुलफिल नहीं करता, वो सब किधर जाने वाला है? P&L. क्लियर? ठीक है. एंड नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि एक बार समझो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा एसेट साइड पे, तो कितने वैल्यू पे लिखना चाहिए, उसको रीवैल्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आना चाहिए क्या, क्या रेट से डेप्रिसिएशन वगैरह आना चाहिए, वो सब एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर होने वाला है. जो पहले AS10 और AS6 में अलग अलग करके दिखा हुआ था, वो अब एक साथ पूरा AS10 में डाला है. क्लियर? थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स नए आए हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन द बेस रिमेन्स द सेम. क्लियर? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल AS10 किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो AS10 इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट्स. बायोलॉजिकल एसेट्स में उसमें ब्रैकेट में लिख के रखा है अदर देन बेरर प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी. मतलब AS10 बायोलॉजिकल एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, लाइक लेट अस से काउ, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, ये समझ में आ रहा है. लेकिन इट इज अदर देन बेरर प्लांट्स. बेरर प्लांट्स करके कॉन्सेप्ट होता है, विल स्टडी दैट लेटर ऑन. उसके ऊपर ये AS10 एप्लीकेबल है. किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है AS10? बायोलॉजिकल एसेट्स. लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बेरर प्लांट्स के ऊपर एप्लीकेबल है. वेरी क्लियर? ठीक है. और एक चीज पे AS10 एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट? वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स मतलब क्या समझो, एक
ऑयल फील्ड है, वहां पे मुझे ऑयल एक्सट्रैक्शन का राइट मिला, वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते जाएगा तो एसिड डिप्लीट होते जाएगा, थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, दैट इज नोन एज वेस्टिंग एसिड्स। तो मेनली ये बायोलॉजिकल एसिड्स और वेस्टिंग एसिड्स पे AS10 एप्लीकेबल नहीं है। रीजन, उसके ऊपर अलग AS बन रहे हैं, उसके ऊपर क्या बन रहा है, अलग AS, जिसके हिसाब से उसका अकाउंटिंग बन रहा है। वेरी क्लियर, ठीक है। लेकिन बेरर प्लांट्स पे AS10 एप्लीकेबल है। क्लियर, विल स्टडी बेरर प्लांट इन डिटेल लेटर ऑन, लेट्स गो अहेड, ठीक है। नाउ AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो वी नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आता है तो ये AS में कवर्ड है, एंड अगर वो डेफिनेशन में नहीं आता है तो AS में कवर्ड नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेफिनेशन 2 पॉइंट्स में, दैट इज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। क्लियर, कंडीशन 1 में इट शुड बी यूज्ड समवेयर, वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। इट कैन बी इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट कैन बी फॉर रेंटल्स टू अदर, इट कैन बी फॉर एडमिन पर्पस, किधर ना किधर बिजनेस में यूज होना चाहिए। अगर मशीन है तो प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, बहुत बार ऑफिस में फर्नीचर है तो एडमिन पर्पस के लिए यूज होता है, बहुत बार मेरे पास एक गाड़ी है किसी को भाड़े पे दिया, इट इज यूज्ड फॉर गिविंग ऑन रेंटल्स टू अदर, किसके लिए तो बिजनेस में यूज होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। एंड सेकंड पार्ट, इट शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अभी तक कि उसको कैपिटलाइज करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को भी कैपिटलाइज करना है या नहीं करना, लेकिन ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्लियर, कंडीशन नंबर 1, ये यूज होना चाहिए प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल्स टू अदर, और फॉर एडमिन पर्पस। क्लियर, एंड कंडीशन नंबर 2, यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर। नाउ ये जो एडमिन पर्पस दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, तो बहुत बार अपन है ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए भी यूज करता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एडमिन पर्पस। देखते हैं, सो एडमिन पर्पस इज वेरी वाइड, वेरी वाइड। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एसेट यूज किया वो भी कवर हो सकता है वहाँ पे, आपने कोई फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए एसेट यूज किया वो भी कवर हो सकता है। ये समझ में आ रहा है, ये मतलब मैंने कंप्यूटर बाय किया अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ये यूज हो रहा है ना बिजनेस में, एसेट। नेक्स्ट, पर्सनल और अदर फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज, मैंने एक एसेट बाय किया जो एम्प्लॉय रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसमें, पर्सनल। ये समझ में आ रहा है क्या, इन दैट केस आल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एडमिन पर्पस, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। देन सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन की वजह से मैंने परचेस किया, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला भाई तू बहुत पोल्यूट कर रहा है, एक काम कर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट तेरे को डालना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट के नॉर्म फॉलोज करने के लिए मैंने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल किया मेरे फैक्ट्री में, ये वेरी क्लियर, उससे कोई मेरा प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, लेकिन मैं धंधा तो कर पाया, वरना गवर्नमेंट धंधा नहीं करने देता था। स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, समवेयर वो कवर हो गया इसमें एडमिन पर्पस वगैरह में। ये समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया, केमिकल मैन्युफैक्चर में इंस्टॉल अ न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस टू कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल, उसके लिए उसने किया। Now related plant enhancement are recognized an asset because without them the enterprise would be unable to manufacture and sell chemicals. गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो फॉलो करना ही है, उसके बिना मेरा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम कंप्लीट होने वाला नहीं। सम और द अदर वे रिलेट हो गया ना तो इट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स क्यों देखे रखा, बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट बेरर प्लांट्स आर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो सबसे पहले लिविंग एनिमल्स AS10 डज नॉट अप्लाई, लाइफ स्टॉक, लेकिन प्लांट्स उसमें इट अप्लाइज टू व्हाट, बेरर प्लांट्स, ये बराबर। और एक चीज मैंने बोला कि ये लाइफ स्टॉक वगैरह पे सब अप्लाई नहीं होता, एंड नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना उस पर भी अप्लाई नहीं होता, बेरर प्लांट्स पे खाली अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी अप्लाई नहीं होता। तो सर उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, तो उसके लिए अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है, उसने बोला उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन रहा है। एंड टिल द टाइम वो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनलाइज नहीं होता ना, टिल दैट टाइम ये लाइफ स्टॉक जो है ना उसको अपन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रखेंगे। ये समझ में आ रहा है, ये बिकॉज उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया क्या अभी तक, वो बनने के प्रोसेस में, तो तब तक लाइफ स्टॉक को इन लोग टेम्पररी कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो AS10 में कवर्ड नहीं है। ये फाइन, ठीक है ना सर। अभी तक लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय बेरर प्लांट। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बेरर प्लांट्स। Let us imagine a mango tree over here, so that वो bearer plant exactly पता चले। पहला, it is used in production or supply of agriculture produce। हाँ, mango tree is used to produce mangoes,
ये बराबर, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ऑब्वियसली मैंगो ट्री है, सालों साल चलेगा, ये समझ में आ रहा है। एंड देन इट हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैंगो ट्री पूरा पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसा अपन बेचता नहीं है, एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप सेल, मतलब वो ट्री अभी प्रोड्यूस दे ही नहीं रहा है तो स्क्रैप बोल के वो ट्री को काट दिया तो बात अलग है, वो एक्सेप्शन। They are known as what? Bearer plants. And bearer plants are also what? Property, plant, equipment. ये क्लियर? कौन से टाइप के प्लांट जो अपन ने समझो ग्रो किया और तुरंत काट के बेच दिया वो वाले नहीं, जिसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, सालों साल आएगा, एंड अपन वो ट्री नहीं बेचने वाला, वो प्रोड्यूस बेचने वाला। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। कंक्लूजन, ये बेarer प्लांट्स पे क्या अप्लाई होता है? AS10 अप्लाई होता है कि नहीं होता है? AS10 अप्लाई होता है। ये समझा, नया कॉन्सेप्ट था लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। चलो, फॉलोइंग आर नॉट बेarer प्लांट्स, जो मैंगो ट्री जैसा नहीं है वो बेarer प्लांट नहीं है। देखते, प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्लांट कल्टीवेट किया उसको पूरा पूरा हार्वेस्ट करने वाला है, शुगर केन, दे आर नॉट बेarer प्लांट्स। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये बिकॉज वो क्या करेगा, अपन हार्वेस्ट ग्रो करके हार्वेस्ट करके तुरंत कट करके बेच देगा, वो सालों साल प्रोड्यूस नहीं है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, plants cultivated to produce agriculture produce, an entity will also harvest and sell the plant also, मतलब ऐसा कोई ट्री ग्रो किया उसका प्रोड्यूस तो बेचेगा प्लस ट्री भी साथ में बेच देगा, ऐसा कोई ये, बिकॉज उसमें भी फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तुरंत बेचना, सालों साल रखना ऑब्जेक्टिव हुआ नहीं। एंड देन लास्ट, एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स मतलब वीट राइस वगैरह, वो ग्रो हो गया, अपन क्या कर देता है, हार्वेस्ट, तो दे आर नॉट बेarer प्लांट्स। लॉजिकली क्लियर? ठीक है, चलो कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन, AS10 अप्लाई नहीं होता है बायोलॉजिकल एसेट्स पे, लेकिन अप्लाई होता है बेarer प्लांट्स पे। AS10 अप्लाई नहीं होता है वेस्टिंग एसेट्स पे, ये क्लियर? ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेफिनेशन में दो कंडीशन, पहला कंडीशन किधर ना किधर बिजनेस में यूज होता है, बी इट यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर रेंटल्स टू अदर और फॉर एडमिन पर्पस, एंड सेकंड कंडीशन मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हर एसेट का सेम होता है, कोई भी एसेट तुमको रिकॉग्नाइज करना है ना, दो कंडीशन, वो एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए एंड उसका कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली। कोई भी एसेट है, टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो, हर एएस में ये दिखेगा, एसेट रिकॉग्नाइज करना है, दो कंडीशन, पहला कंडीशन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए उससे, एंड सेकंड कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली। सेम, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। अगर एसेट है ना, अगर एसेट करके लिखना है ना, तो उसमें से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, अगर वो चीज में से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो वो एसेट नहीं है। एंड सेकंड कंडीशन, कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली। कंडीशन फुलफिल करो ये दोनों, इन दैट केस तुम वो पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के पहले तो डेफिनेशन में आना चाहिए एंड ये दो कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए, कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सब हो गया तो वो जो कॉस्ट है उसको अपन कैपिटलाइज करके एसेट करके दिखा सकता है। फाइन, ठीक है ना। बहुत बार क्या होगा, ये जो दो ऊपर कंडीशन देके रखा ना, एक सिंगल एसेट वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कंडीशन को फुलफिल कर पाता है। एग्जाम्पल उन्होंने देके रखा है, मोल्ड है, टूल्स है, डाइज है, सिंगल बेसिस पे शायद ये कंडीशन ऊपर वाले फुलफिल ना कर पाए। क्या कंडीशन? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली। लेकिन रिलेटेड एसेट्स है, रिलेटेड एसेट का तुम एग्रीगेट कर सकता है, ग्रुप कर सकता है एंड ग्रुप करके चेक कर सकता है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। अभी मोल्ड्स है, डाइज है, टूल्स है, मिला के उन लोग सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो दे कैन बी कैपिटलाइज्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वो सब चीज के लिए, एग्जाम्पल स्टेशनरी के लिए, किसके लिए? स्टेशनरी। सेकंड पॉइंट में जब पढ़ेगा दिमाग में क्या बना के रखेगा? स्टेशनरी। An enterprise may decide to expense an item which could otherwise would have been included in PPA because the amount of expenditure is not material. अभी एक अपन स्टेशनरी का आइटम लेते हैं, it is used for production, admin purpose, it can be used for more than 12 months. PPE का definition fulfill कर लिया उसने, लेकिन क्या स्टेशनरी को कैपिटलाइज करता है? नहीं, we consider materiality. ये क्या कंसिडर करता है? मटीरियल। अभी ये इतना सा कॉस्ट है, ये तो किधर जाना चाहिए? P&L। ये वेरी क्लियर। तो मेनी अ टाइम्स माना पीपीई का डेफिनेशन फुलफिल होएगा, लेकिन वो कॉस्ट ही मटेरियल नहीं है, कंसीडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी वगैरह। इन दैट केस अगर वो नॉट मटेरियल है तो तुम क्या कर सकते हो? उसको एक्सपेंस आउट कर सकता है।
क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कॉस्ट कब इंकर हो सकता है एसेट पर? इनिशियली इंकर हो सकता है या सब्सिक्वेंटली इंकर हो सकता है? इनिशियली एक कॉस्ट इंकर हुआ है, उसको कैपिटलाइज करने का कि नहीं करने का? तो जब कॉस्ट इंकर हुआ है तब कंडीशन चेक करो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है कि नहीं है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सो सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है, तो जब वापस सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडिचर हुआ है इंकर, तब वापस जाके चेक करो। सेकेंड टाइम जब एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है तब वापस वो दो कंडीशन फुलफिल हुआ है कि नहीं। एग्जाम्पल, लेट अस से मेरे पास एक एक्टिवा है, फर्स्ट टाइम वो एक्टिवा बाय किया, डिलीवरी के लिए यूज करता हूँ, यूज इन बिजनेस, बोलो पीपीई है कि नहीं है? पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कॉस्ट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड रिलायबली, उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है, तो अपन एसेट साइड पे लिख भी देंगे। अभी वो एसेट्स जो था मेरा एक्टिवा, उसको टाइम टू टाइम मैंने ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, सर्विसिंग करवाया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंकर किया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंकर करने से क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गया है क्या कि मेंटेन हुआ है? मेंटेन हुआ है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खाली मेंटेन हुआ है, बढ़ा नहीं है। कॉस्ट मेजर कर सकता है, तो ऐसे सब खर्चे को किधर डालना चाहिए? रिपेयर मेंटेनेंस को, P&L, ये वेरी क्लियर। अभी वही एक्टिवा में साइड कार डाला, नाउ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंकर किया, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंकर करने से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ सकता है, ये वो साइड कार डालने से कैपेसिटी बढ़ जाएगा उसका, एंड उसका कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो क्या कर सकता है उसको भी कैपिटलाइज। तो जब तुम खर्चा इंकर करेगा, बी इट इनिशियल खर्चा और सब्सिक्वेंट खर्चा, तब चेक करने का कि वो कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं। कंडीशन फुलफिल हो गया तो कैपिटलाइज। तो सिंपल है, खर्चा इनिशियली हुआ है तो तुमको तभी चेक करने का, खर्चा सब्सिक्वेंटली हुआ है तो तभी तुमको चेक करना है। जिस पॉइंट पे तुम्हारा खर्चा इंकर हुआ है तब जाके तुमको क्या करना है? चेक करना है कि कंडीशंस फुलफिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलो, उसने एक एग्जांपल दिया, वी नीड टू गिव एन आंसर कि वो कैपिटलाइज होएगा कि नहीं। इसमें जितने भी इलिस्ट्रेशन ये शीट में है उसमें से पक्का एक आध एग्जाम में दिखता है, ये सब लेटेस्ट इलिस्ट्रेशन है, या सप्लीमेंट्री बुक का, या फिर तुम्हारा जो AS10 का अमेंडमेंट है उसका है, डायरेक्टली गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। ये समझ में आ रहा है? एंड RTP में भी उसमें से ही क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट कि एग्जाम में से उसमें कुछ प्लस माइनस करके है। फाइन, जितने इलिस्ट्रेशन दिख रहा है हाईली रेलेवेंट। चलो, कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग अ सुपरमार्केट, एक सुपरमार्केट को उन्होंने रीमॉडल किया, वो कॉस्ट को कैपिटलाइज करेगी नहीं, मतलब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, पढ़ता है। एन NTDA a supermarket chain is renovating one of its major store, रिनोवेशन पे खर्चा इंकर किया है। The store will have more available space for in-store promotion outlet after the renovation and will include a restaurant, मतलब थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, एक रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे हो पाएगा। Management is preparing budgets for the year after store reopens, which includes cost of remodeling and expectation of 15% increase in sales resulting from store renovation. Store renovate किया, सीधा उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा है, वेरी क्लियर। Which will attract new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or no. Yes, it will be capitalized. लिखने का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, therefore it can be capitalized, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। स्पेयर पार्ट्स है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग। बोलता है अगर स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट PPE का डेफिनेशन फुलफिल करता है, किसका डेफिनेशन? PPE का। अगर डेफिनेशन फुलफिल करता है तो भाई वो AS10 में आएगा, AS10 में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड होएगा, कैपिटलाइज होएगा। किसका डेफिनेशन खाली फुलफिल करना चाहिए? PPE। लेकिन समझो PPE का डेफिनेशन फुलफिल नहीं करता, सीधा AS2 में चला जाएगा। ये किधर चला जाएगा? AS2, इन्वेंट्री हो जाएगा, फिर वो स्पेयर्स है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो चेक करना पड़ेगा PPE का डेफिनेशन फुलफिल होता है कि नहीं। ये तो बोलो एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट मिल गया अपने को AS2 में, ये इसका AS2 में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट होना चाहिए। ये जाओ आगे, चलो नेक्स्ट। अब थोड़े बहुत कॉस्ट देके रखे, तुम मुझे बताना कि उसको कैपिटलाइज करना चाहिए या P&L में डालना चाहिए। सबसे पहला कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, किधर जाना चाहिए? P&L। सो ये P&L में जाएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ PPE। यहाँ पे सुनो, पहले तो सुनो क्या होता है। एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ PPE नोन एज एयरक्राफ्ट, बराबर। एयरक्राफ्ट में एक सबसे बड़ा चीज होता है एयरक्राफ्ट का इंजन, ये बराबर। वो इंजन का लाइफ अलग होता है, एयरक्राफ्ट का जो बाहर का बॉडी हो सकता है उसका लाइफ अलग रहेगा। पूरा एयरक्राफ्ट हमेशा हम लोग नया नहीं खरीदता, चाहिए तो इंजन चेंज करता है। तो दैट्स अ पार्ट, बड़ा पार्ट चेंज किया। अगर बड़ा पार्ट चेंज किया
इन दैट केस क्या करना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं अगर ये बड़ा पार्ट पीपीई के डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ये बराबर, इन दैट केस जो नया पार्ट खरीदोगे उसको रिकॉग्नाइज करो, मतलब उसको बुक्स अकाउंट्स में लेके आओ, जो भी तुम्हारा कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसमें ऐड करो, एंड जो पुराना पार्ट गया, ये ओल्ड इंजन जाएगा भी ना, उसको क्या करो, डी रिकॉग्नाइज करो, मतलब बुक्स अकाउंट्स में लेके आओ, डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स अकाउंट से बाहर निकालो। किसको रिकॉग्नाइज करेगा, नया पार्ट है, एंड किसको डी रिकॉग्नाइज करेगा, जो पुराना पार्ट है, ये बराबर। कब, अगर वो पार्ट किसके डेफिनेशन को फुलफिल करता है, पीपी के डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो ये समझ में आ रहा है, मतलब सर समथिंग नोन एज कंपोनेंट अकाउंटिंग करके नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। पहले कैसा होता था, एक एसेट है ना, तो पूरा एसेट करके रिकॉर्ड होता था। अभी ऐसा है कि एक एसेट है एंड उसके कंपोनेंट्स है, एक एसेट है, बड़ा एसेट है, उसमें क्या है, कंपोनेंट्स, एंड ईच कंपोनेंट हैज अ डिफरेंट लाइफ एंड ईच कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस सेपरेटली। कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग होना चाहिए, हर कंपोनेंट अलग से कैपिटलाइज होना चाहिए। मतलब अगर एक एयरक्राफ्ट है तो उसका बॉडी अलग, उसका इंजन अलग, बिकॉज दोनों अलग लाइफ रहता है, दोनों का अलग लाइफ रहता है, दोनों अलग से रिप्लेस हो सकता है, ये क्लियर। लेकिन समझो एक बड़ा मशीन है, उसके दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लाइफ सेम है, सब सेम है, तो साथ में ही करने का, ये अलग कब करने का, जब अलग अलग लाइफ है, अलग अलग रिप्लेस करने वाला रहेगा तो अलग अलग करने का। इन दैट केस कोई एक पार्ट रिप्लेस किया तो नया पार्ट लिया तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पुराना पार्ट चला गया तो उसको डी रिकॉग्नाइज। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, ठीक। सो वही देके रखा हुआ है, शुड आई गो अहेड नेक्स्ट। मेजर इंस्पेक्शन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन आल्सो। अगर मेजर इंस्पेक्शन ने पीपीई के डेफिनेशन को फुलफिल किया तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, तो नया जो मेजर इंस्पेक्शन रहेगा उसका कॉस्ट रिकॉग्नाइज होएगा, पुराना इंस्पेक्शन का कॉस्ट डी रिकॉग्नाइज। ये लेकिन किसके डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, पीपीई के डेफिनेशन को। मेजर इंस्पेक्शन है, छोटा मोटा इंस्पेक्शन का बात नहीं कर रहा मैं, ये छोटा मोटा इंस्पेक्शन किधर जाएगा, P&L में जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ विच इंस्पेक्शन, यहाँ पे मेजर इंस्पेक्शन। इट्स लाइक रिप्लेसिंग अ पार्ट ओनली, इट्स लाइक रिप्लेसिंग अ पार्ट। वो ऐसा टाइप का इंस्पेक्शन रहेगा जिसमें तुमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने का चांस है, समझ में आ रहा है, छोटा मोटा इंस्पेक्शन नहीं है, ठीक है। कोई सर्टिफिकेशन वाला रहेगा जिसके बाद तुम उसके ऊपर लिख सकते हैं सर्टिफाई हो गया, एंड देन तुम्हारा उसके वजह से फ्यूचर में आउटपुट बढ़ा सकता है तुम, या फिर तुम्हारे कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मेजरमेंट। ये अभी तक अपन देख रहा था कि रिकॉग्नाइज करने का नहीं करने का। एक बात समझो, रिकॉग्नाइज कर दिया पीपी को तो अमाउंट भी तो चाहिए। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी इज एट कॉस्ट। फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किस पे, कॉस्ट। नॉर्मल एसेट किस पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कॉस्ट, इनिशियल रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंटली आफ्टर रिकॉग्निशन अभी ऑप्शन है, यू कैन फॉलो आइदर कॉस्ट मॉडल और यू कैन फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल। मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेगा तब कॉस्ट पे रिकॉर्ड होएगा, सब्सिक्वेंटली यू हैव बीन गिवन अ ऑप्शन, यू कैन फॉलो आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों में से कोई भी एक मॉडल कर सकता है। क्लियर। एसेट रिवैल्यूएशन पहले सीखा, एसेट में समझो ना, पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन करता था तो क्या एंट्री पास करता था, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये पढ़ा ऐसा कुछ, वो सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। खाली मैंने तुमको अभी क्या बोला, तुम चाहिए तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है तो कॉस्ट वाला फॉलो कर सकता है, आगे चाहिए तो रिवैल्यूएशन वो फॉलो कर सकता है। ये क्लियर, कैसे रिवैल्यू वगैरह करना, दैट ऑल कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है। चलो ना, इनिशियली तो अपन ने डिसाइड किया था कि कॉस्ट पे लिखने वाला, तो ये कॉस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है वो देखता है। तो व्हाट इज कॉस्ट एंड हाउ इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट। तो बोलता है कॉस्ट इंक्लूड्स, ध्यान देना, द परचेज प्राइस, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटिंग टू डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी, ये नया है। एक्सक्लूड्स, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट देके रखे, क्लियर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली कॉस्ट कब तक कैपिटलाइज होना चाहिए, पहले अपन क्या पढ़ते थे, जब तक एसेट रेडी टू पुट टू यूज नहीं होता है ना, तब तक का कॉस्ट बिंदास क्या कर सकता है, कैपिटलाइज। एग्जाम्पल, मैंने एक एसी खरीदा, परचेस का खर्चा क्या रहेगा, समझो इंपोर्ट वगैरह किया रहेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा रहेगा, नॉर्मल परचेस किया रहेगा तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा रहेगा। एंड लेट अस अज्यूम कि इंपोर्ट ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी का कोई सनवैट क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट। ये अगर कोई ड्यूटी का क्रेडिट मिल रहा है ना तो तुम्हारा कॉस्ट नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द परचेस प्राइस
ऑल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्या बोला मैंने, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जिसका कोई क्रेडिट मिलता नहीं, वो परचेस का कॉस्ट हो जाएगा। फिर और थोड़े बहुत डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगे, वो सामान लाने का कॉस्ट, वो सामान इंस्टॉल करने का कॉस्ट, वायरिंग का कॉस्ट। जब तक वो सामान ऐसा नहीं हो जाता कि मैं बटन चालू करके भी उसको यूज़ करना चालू करूँ, तब तक जो भी कॉस्ट इंकर होगा सब क्या होगा, कैपिटलाइज। इसलिए तो अभी उन लोग क्या बोलते हैं उसको, परचेस कॉस्ट है। समझ में आता है परचेस कॉस्ट? परचेस मतलब परचेस रिलेटेड ऑल कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह। देन बाजू में क्या, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट, सुनो, कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चाहता था कि ये लोकेशन में ये कंडीशन में पहुंच जाना चाहिए। ये मतलब अपन जो पहले रेडी टू पुट टू यूज बोलता था वही है ये, खाली वर्डिंग्स थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। ये क्या वर्डिंग्स है, लोकेशन एंड कंडीशन एज इंटेंडेड बाय दी मैनेजमेंट, कि ये लोकेशन और ये कंडीशन में पहुंचना चाहिए वो एसेट। तो वो कंडीशन आने तक जो भी खर्चा इंकर हुआ रहेगा वो सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। क्या कर सकते तुम, कैपिटलाइज। ये समझ में आता है? ठीक है। उसके बाद एक नया चीज है, क्या है नया चीज, देखो तो उधर, डीकमीशनिंग। क्या लिखा है, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है। बहुत बार तुमने अगर कोई एसेट डाला ना, वो एरिया पोल्यूट हो जाता है, वो लैंड पोल्यूट हो जाता है, लैंड खराब हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला देगा। तुमने ये एसेट तो डाल दिया, जिस दिन तुमने निकाल के जाएगा ना, ये सब ठीक करके जाना, मतलब वो साइट रिस्टोर करना पड़ेगा तुमको, एंड ये लीगल ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर। ये समझ में आ रहा है? तुमने एसेट डाल दिया तो तुमको पता है ना ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन तो लग गया। मतलब आज एक ऐसा मैंने कोई इवेंट किया या ट्रांजैक्शन किया जिसके ऐसा ऑब्लिगेशन आया, माना पेमेंट 10 साल के बाद करना है, ऑब्लिगेशन तो आ गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। एक लायबिलिटी, एक प्रोविजन क्रिएट हो गया मेरे सर पे, तो उन लोग बोलते हैं उसका एंट्री पास होना चाहिए। एंट्री होता है ये जो भी आपने किया, डीकमीशनिंग वगैरह खर्चा आपका जो भी होने वाला है, किसके लिए होने वाला है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ का कॉस्टिंग करा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस, टू व्हाट, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर व्हाट, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज जो भी रहेगा। ये एंट्री वापस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, अदर लायबिलिटीज। दो एएस में इसका इफेक्ट आएगा, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट AS 10, सेकंड इफेक्ट प्रोविजंस AS 29 प्रोविजंस क्रिएट होएगा। ये समझा AS 29 में क्या अमेंडमेंट आने वाला, पक्का? ठीक है, एक मिनट, अभी उन लोग क्या बोलते हैं, सुन लो। आपको क्या करना पड़ेगा, अब 0 ईयर में खड़ा रहेगा, ये खर्चा कब इंकर होने वाला रहेगा, 5 साल 10 साल के बाद। समझो मुझे लगता है कि 10 साल के बाद 1 लाख का खर्चा होने वाला है, तो भी आज 1 लाख का एंट्री पास करना चाहिए क्या? ये नॉनसेंस हो जाएगा। देयर इज समथिंग नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उन लोग बोलते हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ये किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। एंट्री प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू दैट प्रोविजन, द अमाउंट विल बी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर कैश फ्लो। ओके सर, पहले AS 29 में ऐसा होता था कि प्रोविजंस विल नेवर बी डिस्काउंटेड, तो अभी अमेंडमेंट एक्सेप्शन, ये प्रोविजन क्या होगा, डिस्काउंट। क्लियर विद द अमेंडमेंट ओवर देयर, पक्का? ठीक है। तो ये डीकमीशनिंग का कॉस्ट भी किधर ऐड होएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, इन डिटेल उसके बारे में और थोड़ा बात करूंगा व्हेन आई कम टू AS 29 रिलेटेड पॉइंट्स। देन क्या इंक्लूड नहीं होएगा वो देखते हैं, एक्सक्लूड। ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है, मैंने नया एसेट वैसेट लिया, ठीक है, एंड उसके वजह से मेरा कोई नया फैसिलिटी या नया बिजनेस चालू हो गया, वो नया फैसिलिटी नया बिजनेस रिलेटेड कोई इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गया, किसी को बुलाया रिबन काटने के लिए वगैरह, इनॉग्रेशन कॉस्ट वगैरह वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए क्या? नहीं, लॉजिकल है, क्लियर। सो इनॉग्रेशन कॉस्ट वगैरह वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। देन बहुत बार मैंने नया लाइन ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने उसका भर के मार्केटिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैंने एक नया गाड़ी लिया भाड़े पे देने के लिए, गाड़ी लिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अभी वो गाड़ी भाड़े पे जाने के लिए बहुत ऐड किया, वो ऐड का खर्चा क्या गाड़ी के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं, लॉजिकल है। तो प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग वो सब ऐड होना नहीं चाहिए। देन बहुत बार क्या होता है, अपन नए जगह पे काम चालू कर रहा है, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है। अभी नया प्रोडक्ट वगैरह के लिए मशीन्स वगैरह खरीदा, वो कैपिटलाइज करो जो भी करना है, लेकिन स्टाफ को ट्रेन किया मशीन यूज करने के लिए, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। स्टाफ छोड़ के गया तो गया ना, वो
ये वेरी क्लियर. स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड. अभी मैं ना एसेट बना रहा था खुद से या परचेस कर रहा था, जो भी है, उसमें थोड़ा एडमिन पर्पस भी इन्वॉल्व हो रहेगा, एडमिन का पर्सन भी इन्वॉल्व हो रहेगा, उसको चेक किया रहेगा, इनवॉइस देखा रहेगा, पेमेंट किया रहेगा. तो मैंने एडमिन ओवरहेड्स अपोर्शन करके उधर डाल दिया. ऐसा एडमिन ओवरहेड्स तुम पीपी में ऐड कर सकता है क्या? नहीं. तो दैट इज द लास्ट पॉइंट. एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स तुम ऐसा अपोर्शन करके ऐड नहीं कर सकता. ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है. कंक्लूजन क्या क्या आना चाहिए बोलो? परचेस प्राइस, देन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, देन डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज, लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू पे आता है खाली. क्लियर? क्या नहीं आना चाहिए सर? इनॉग्रेशन जैसा कॉस्ट, वो एडवर्टाइजिंग वाला कॉस्ट, देन स्टाफ ट्रेनिंग वाला, एंड देन एडमिन का ओवरहेड्स वगैरह, वो आना नहीं चाहिए. चलो नेक्स्ट. अभी है ना ये सब पॉइंट्स को उन्होंने डेलिब्रेट किया, एक बार खाली फटक से देख लेते हैं. अपन ने काफी डिस्कस कर लिया. परचेस प्राइस में देखो लिखा इंक्लूड्स इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस. एक चीज याद रखने का, समझो मैंने 100 रुपए में परचेस किया और 10 रुपया ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो बोलो कॉस्ट कितना? 90. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने को मिल जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट रिबेट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा. ये तो पहले भी था. ठीक है. नेक्स्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का एग्जांपल्स देकर रखा हुआ है. उसमें क्लियरली बोला है ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. ये एग्जाम में वर्ड्स दिखना चाहिए, क्रिटिकल ये सेंटेंस. अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया तो ये लिखने का थोड़ा शाइनिंग. क्लियर? ये तो ये सब कॉस्ट का एग्जांपल देखो ना. साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, डिलीवरी, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, असेंबली. एक कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वगैरह भी होगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना टेस्ट करके केपेबल ऑफ बीइंग यूज तक पहुंचता नहीं है. तो टेस्टिंग वगैरह कॉस्ट लग जाएगा, वो कॉस्ट में ऐड होगा. और एक बात है, समझो एक मशीन था, उसका टेस्टिंग कॉस्ट हो रहा था. टेस्टिंग कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन, बिकॉज तब तक वो लोकेशन एंड कंडीशन में आता नहीं एज इंटेंडेड बाय दी मैनेजमेंट. टेस्टिंग करते करते एक आध दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी हो गया, सैंपल निकल गया. मैं मशीन टेस्ट कर रहा था ना, तो मशीन में से सैंपल जनरेट हो गया. अभी करेगा क्या? उसको बेचा, रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो लेस करना चाहिए. अगर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तुम ऐड कर रहा है, टेस्टिंग करते करते कुछ सामान प्रोड्यूस हो गया एंड वो बेचा, तो उसका पैसा लेस करना चाहिए. लॉजिकल. वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखा हुआ सब. क्लियर? ठीक है. लास्ट, प्रोफेशनल फीस वगैरह पे किया फॉर इन रिलेशन टू दैट एसेट, फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू द कंडीशन एंड द लोकेशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तो ऐड होना चाहिए. फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड. एसेट केपेबल ऑफ वर्किंग था, फिर भी आपने कॉस्ट इंकर किया उसके ऊपर. एक मिनट, केपेबल ऑफ बीइंग वर्किंग था मतलब आ गया था ना, लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय दी, एंड उसके बाद अगर कोई कॉस्ट इंकर हो रहा है तो ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी इंक्लूडेड. इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस. आपका मशीन चालू हो गया, स्टार्ट में थोड़ा ना धक्का मार के चलता है, कभी कुछ गड़बड़ भी होता है, और ऑपरेटिंग लॉसेस हो गया, तुमको मशीन बराबर ऑपरेट करने को नहीं आता रहेगा. ये समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट वेस्ट वगैरह हो गया. इन दैट केस ऑपरेटिंग लॉसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पीपी. एक बार रेडी टू यूज था ना, हो खत्म हो गया, उसके बाद कोई भी कॉस्ट इंकर होता रहेगा, वो ऐड नहीं हो सकता. क्लियर? बीट इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ऑल्सो. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. ध्यान दो, एक मेरा एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री को रेनोवेट करने का था, रीलोकेट करने का था, कुछ फैक्ट्री में चेंजेस करने का था. तो मैंने क्या किया, टेम्पररी उधर से ना प्लांट एंड इक्विपमेंट जो पड़ा था वो लेके गया किधर और टेम्पररी फिट किया, फिर वहाँ से वापस इधर लेके आया एंड फिट किया. ये जो ट्रांसपोर्टेशन रीलोकेटिंग कॉस्ट है, दैट शुड नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी. ये मतलब मेरे को फैक्ट्री बिल्डिंग नया खड़ा करने का था ना, ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके नया फैक्ट्री बिल्डिंग बनाया. नया फैक्ट्री बिल्डिंग इज अ पीपी. ये नया फैक्ट्री बिल्डिंग के कॉस्ट में मैंने टेम्पररी जो कॉस्ट इंकर किया रहेगा, इधर से उधर मशीन लेके जाने का, वो सब कॉस्ट वो फैक्ट्री पीपी के अंदर आ नहीं सकता. दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट. क्लियर? उसके ऊपर क्वेश्चन. इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट. एन एंटिटी हैज एन एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी. ये समझ में आ रहा है? विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप. फैक्ट्री बिल्डिंग वापस बनाना चाहता है. सिमिलर एग्जांपल, ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर साइट. इधर से उधर करेगा. फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड. सेटअप ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल द मशीन. अभी मशीन इधर उधर लेके गया तो उधर भी इंस्टॉल करेगा ना. ये मशीन खरीदा, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा नहीं हो गया. ये क्यों हो गया? इधर से उधर रीलोकेट किया, इसके लिए हो गया. देन रेंट लग गया वो नए जगह का. देन रिमूवल कॉस्ट, एक जगह का रिमूवल कॉस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीन फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू न्यू. ऐसा सब खर्चा लग गया. ये सब रीलोकेशन कॉस्ट है.
पूछता है ये कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए. इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग. ये तो सब रीलोकेशन वाला कॉस्ट है. ये समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, डीकमीशनिंग का खर्चा. ये क्या बोला था? डीकमीशनिंग का खर्चा क्या करना चाहिए? वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऐड करना चाहिए. ठीक है, उसमें खाली एक आध पॉइंट डेलिब्रेट करना है, ध्यान दो. ये जो डीकमीशनिंग वगैरह का खर्चा होएगा ना, क्यों हो रहा है? तो बोलता है ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इंकर्स आइदर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग बीन यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. आपने आइटम एक्वायर किया या आइटम यूज किया, इसके लिए खर्चा होने वाला है. फॉर पर्पस अदर देन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड. एंड वो खर्चा इसके लिए नहीं हो रहा है कि आपने इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया है. सर तो फिर अगर ये खर्चा इंकर हो रहा है जब मैंने इन्वेंट्री प्रोड्यूस किया तो AS2 में लेके जाना पड़ेगा. ये तो किधर लेके जाना पड़ेगा? AS2. ये मतलब एक प्लांट या प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड जब इंस्टॉल किया तब से ही पता चल गया कि डीकमीशनिंग का खर्चा तो लग जाएगा, अभी इंस्टॉल कर दिया तो वो खर्चा किधर ऐड होना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में. लेकिन समझो ऐसा हो गया, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, यूज करके कोई इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसके लिए वो एरिया खराब हो रहा है, इसके लिए मुझे फ्यूचर में जाके उसको डीकमीशन वगैरह करना पड़ेगा. तो वो जो खर्चा स्पेसिफिकली होने वाला है फ्यूचर में, वो किसके वजह से था? वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए. एंड इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई कॉस्ट इंकर हो रहा है तो किधर ऐड होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, AS2. वो नेक्स्ट पैराग्राफ. लेकिन AS2 क्या बोलता है? AS2 बोलता है कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग और रिस्टोरिंग द साइट on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used that item to produce inventory. Produce inventory कैसे हुआ था? In that case वो AS2 में चला जाएगा. AS2 में चला जाएगा तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में. कंक्लूजन, तुमको ये चेक करना है ये जो डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन का कॉस्ट इंकर करने वाले तुम क्यों करने वाला है. अगर वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए होने वाला तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए AS2 में. ये बराबर. वो इन्वेंट्री के लिए नहीं है, वो तो इंस्टॉल किया प्लांट तो ही हो गया अपना, वो एरिया को अभी रिस्टोर करना ही पड़ेगा बाद में. इन दैट केस तो ऐड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. क्लियर? एनीथिंग अदर देन प्रोड्यूसिंग इन्वेंट्री में ऐड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट. एक खुद से बनाया हुआ एसेट. एक नॉर्मल है ना, समझो स्टॉक अपन लेते हैं जो अपन बेचते हैं, खुद बना के बेचता है ना स्टॉक. AS2 में जाते हैं. थोड़ा स्टॉक का कॉस्ट निकालना तो कैसे निकालता है? कॉस्टिंग, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह. तो बोलता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का भी कॉस्ट वैसे ही निकालना जैसे तुम AS2 में इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालता है. ये समझ में आ रहा है? सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया मतलब खुद मटेरियल यूज किया रहेगा, फिर लेबर यूज किया रहेगा. तो उन्होंने बोला है if an enterprise makes similar asset for sale in normal course of business, मतलब वो इन्वेंट्री जैसा वही एसेट को खुद बनाता, the cost of the asset is usually the same as the cost of construction of the asset for sale. मतलब AS2 में जाओ, जैसे तुम इन्वेंट्री के लिए उसको बनाते थे तो कैसे कॉस्ट लगता था, कैसे कैलकुलेट होता था, सेम वे में कॉस्ट कैलकुलेट करना है. और कैपिटलाइज करना किसमें? AS10 में. कैलकुलेशन किसका है? AS2 का. खाली कैलकुलेशन AS2 का है. तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना, ये थोड़ी ना बेचने के लिए था. लेकिन बोलते हैं एक बार के लिए अज्यूम करो कि तुम बेचने के लिए बना रहे हो, AS2 का कैलकुलेशन कर लो तो एटलीस्ट कॉस्ट मिल जाएगा. एंड वो कॉस्ट के हिसाब से AS10 में आगे क्या कर लो? कैपिटलाइज. समझ में आ रहा है? तो इसने खुद प्रिंसिपल्स दिया कि बोला रेफर AS2. तो आज के तारीख में जो AS2 में लिखा वो उसको एप्लीकेबल है. खत्म. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के लिए फाइन. सर AS2 एप्लीकेबल है तो एक डाउट, सर अब नॉर्मल कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब नॉर्मल कॉस्ट वैसे भी AS2 में इन्वेंट्री में नहीं आता था. अब नॉर्मल कॉस्ट जाता किधर है? P&L. ये वेरी क्लियर. तो सेम हो रही है. अब नॉर्मल कॉस्ट वगैरह इंकर हुआ रहेगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं होगा, किधर जाएगा? सीधा P&L. अब नॉर्मल लॉसेस वगैरह, अब नॉर्मल लॉसेस तो हर जगह पे किधर जाता है? P&L. बीट एनी सब्जेक्ट. ये बराबर. चलो नेक्स्ट, बेरर प्लांट्स अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया रहेगा तो ठीक है, पॉसिबल है वो भी. बेरर प्लांट स्टार्टिंग से ग्रो किया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया तो नॉर्मल सेल्फ कंस्ट्रक्टेड PPE जैसा रिकॉर्ड हो सकता है. एंड अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट मेजर करना पड़ेगा. रॉ मटेरियल प्लस लेबर जो भी इंकर हुआ रहेगा उसका क्या रहेगा? कॉस्ट. क्लियर? चलो ना, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा बहुत नया कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना. चलो
एक एसेट मैंने बाय किया है, एसेट बाय किया है एंड मैंने 1 लाख रुपीज़ पे किया है, तो एसेट का कॉस्ट कितना? 1 लाख, तो डायरेक्टली रिकॉर्ड होएगा। तो नॉर्मली कॉस्ट क्या होता है? द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। क्या होता है? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। जो कैश प्राइस पे किया रहता है दैट इज योर कॉस्ट। क्लियर? लेकिन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एचपीपी हायर परचेस। ये समझो एक एसेट है जिसका कैश डाउन प्राइस 1 लाख है। तुम बोलता नहीं मैं इंस्टॉलमेंट में जाएगा, हायर परचेस करेगा, तो तुमको बोलेगा नहीं, तुमको 10,000 के 12 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेंगे। ये मतलब तुम कितना पे कर रहे हो उसके लिए? 1,20,000। हायर परचेस प्राइस इज 1,20,000, जबकि कैश डाउन प्राइस आज का आज कैश देके परचेस किया रहता तो 1 लाख। को गैप है। अभी मैं एक एसेट खरीद रहा हूँ, हायर परचेस में दे रहा हूँ, मतलब मैं 1,20,000 तो पे करने वाला हूँ। क्वेश्चन अराइजेस, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,20,000 पे दिखना चाहिए या 1 लाख पे दिखना चाहिए? तो लोग बोलते हैं कैश डाउन प्राइस पे, कैश इक्विवेलेंट पे 1 लाख पे। सो व्हाट अबाउट दैट 20? इंटरेस्ट करके रिकॉर्ड होएगा। ये लॉजिकल है। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इफ द पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, डेफर पेमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो गया, ये समझ में आ रहा है? इन दैट केस टोटल पेमेंट माइनस कैश इक्विवेलेंट, वो जो गैप है इंटरेस्ट वाला पार्ट 1,20,000 माइनस 1 लाख इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। क्लियर? लेकिन समझो ये इंटरेस्ट कॉस्ट है एंड गलती से उसके ऊपर AS16 एप्लीकेबल हो गया। ये क्या है A16? बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोलता है? बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज हुआ तो बात अलग है, ये वरना ये कैपिटलाइज होएगा नहीं, वरना किधर जाएगा? ये P&L। वो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो P&L में जाएगा। वो इंटरेस्ट कंपोनेंट कैपिटलाइज होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन AS16। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच नाउ। फाइन, ठीक है। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS16। चलो जाया गया। चलो ना, बहुत बार ऐसा हो सकता है आपने एसेट एक्सचेंज में अक्वायर किया रहेगा, एसेट दिया रहेगा, लिया रहेगा, ये बराबर एक्सचेंज में अक्वायर किया रहेगा, तो बोलता है इन दैट केस एसेट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ये पहले ऐसा होता था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड, ऐसा अलग अलग होता था। अब सीधा बोल दिया कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर एक्सचेंज में तो याद रखना एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस द एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये मतलब मैंने तुमको मेरा एक्टिवा दिया और तुम्हारे पास से 2 पेन लिया, नॉनसेंस। ये बराबर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इन दैट केस तुमको फिर संभालना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर द एसेट रिसीव्ड नॉर गिवन अप कैन बी रिलायबली मेजर्ड। आपको क्या बोला? एसेट अगर एक्सचेंज वगैरह में है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब फेयर वैल्यू ढूंढने गया, ना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप मिला, ना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड मिला, तो क्या करने का? फंस गया। इन दैट केस फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक एसेट दिया ना, उसका पहले का कैरिंग वैल्यू तो रहेगा, वही नए एसेट का कैरिंग वैल्यू खत्म। ये वही नए एसेट का क्या? कैरिंग। मैंने एक आपको मशीन दिया, वो मशीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 पे दिख रहा था, मैंने वो मशीन दिया, दूसरा मशीन आपसे लिया ना, मैंने जो मशीन दिया उसका फेयर वैल्यू असर्टेनेबल है, ना तुमने जो मुझे मशीन दिया उसका फेयर वैल्यू असर्टेनेबल है ड्यू टू XYZ रीजन। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फेयर वैल्यू पे लिखने को बोला था, फेयर वैल्यू तो असर्टेनेबल नहीं, करने का क्या? तो बोलता है जो मशीन दिया ना उसका बुक्स में वैल्यू तो दिख ही रहा है, बुक्स में जो वैल्यू दिखता है उसको कौन सा वैल्यू बोलता है? कैरिंग अमाउंट। क्या बोलता है उसको? कैरिंग अमाउंट। उसको लिख दो ना, तो नया मशीन भी कितने में दिखा दो? 10,000। यहाँ पे देखे रखा नोट, if the acquired item is not measured at fair value then the cost is measured at the carrying value of the asset given up। जो asset given up था उसका तो carrying value पता ही है, उस पे लिख दो। ठीक है। so this was up to recognition। कहाँ तक पढ़ा अपन ने? recognition के measurement तक पढ़ लिया। स्टार्टिंग में पढ़ा PPE का डेफिनेशन, फिर अपन ने देखा 2 कंडीशन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली। तो रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होना चाहिए? कॉस्ट। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे कैसे होगा वो अभी तक पढ़ा अपन ने। अभी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आ रहा हूँ मैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे हो सकता है? कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, तो आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन ये तुम्हारा जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है इट शुड बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ PPE। ये मतलब मेरे को ऑप्शन दिया है, चाहिए तो तू कॉस्ट मॉडल फॉलो कर, चाहिए तो तू रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर मैं कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल जो भी चूज करता हूँ, एक मॉडल पूरे क्लास ऑफ एसेट्स के लिए अप्लाई होना चाहिए। मतलब समझो मेरे पास 4 बिल्डिंग है, एक को कॉस्ट, एक को रिवैल्यूएशन, दूसरे को कॉस्ट, तीसरे को रिवैल्यूएशन, नहीं चलेगा। अगर एक एसेट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, एक एसेट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले एसेट्स को बोलता है क्लास ऑफ एसेट्स। क्या बोलता है? क्लास ऑफ। तो वो क्लास ऑफ एसेट्स पे सेम पॉलिसी अप्लाई होना चाहिए। ये तो लॉजिकल है। अगर मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग उठाया, उसका सब बिल्डिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक सेम है पूरे बिल्डिंग पे, देन
रिवैल्यूएशन ही होना चाहिए अगर मैं रिवैल्यूएशन में जा रहा हूं तो, एंड कॉस्ट में जा रहा हूं तो कॉस्ट ही। ऐसा पॉसिबिलिटी है, मैंने बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया, प्लांट एंड मशीनरी पे कॉस्ट मॉडल, पॉसिबल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट, लेकिन एक क्लास पे एक पॉलिसी। ये समझ में आ रहा है? सो अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी तुम्हारा एंटायर क्लास पीपी पे अप्लाई होना चाहिए। कॉस्ट मॉडल देखते हैं। कॉस्ट मॉडल इज वेरी सिंपल। कॉस्ट मॉडल पे पीपी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? स्टार्टिंग किससे होएगा? कॉस्ट, कॉस्ट माइनस क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। दो चीज होता है, एक डेप्रिसिएशन होता है और एक इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट फास्टर डेप्री। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? फास्टर डेप्री। एग्जाम्पल, मेरे पास एक मशीन है, नॉर्मली वो यूज होएगा तो वेर एंड टेयर होएगा तो मैं क्या करता है? डेप्री। मशीन गिर गया, ज़्यादा नुकसान हो गया तो मेरे को उसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसको मैं क्या बोलेगा? इम्पेयरमेंट लॉस। फास्टर डेप्री, जल्दी खराब हो गया। क्लियर? इन शॉर्ट वो भी किसके जैसा है? डेप्री जैसा ही है, लेकिन थोड़ा फटाफट होता है। फटाफट अपन कॉस्ट किधर डालता है? पी एंड एल। क्लियर? कंक्लूजन, कॉस्ट मॉडल में बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉस। बाहर जो आएगा उसको कैरिंग वैल्यू बोलेगा आउटर कॉलम में। क्लियर? नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में कैसे दिखेगा पता है? नो, रिवैल्यूएशन तुम घड़ी नहीं करेगा, डिपेंड करता है एसेट पे। कोई एसेट्स है जहाँ पे हम लोग ने बोला कि ईयरली रिवैल्यूएशन होगा, साल में एक बार, और कोई एसेट्स है बोला कि 3, 4, 5 साल में एक बार करना। ये समझ में आ रहा है ना? समझो अपना एसेट है जो 2 साल पहले रिवैल्यू हुआ था, वैसा टाइप का है, तो अभी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? जो भी रिवैल्यूड फिगर है उसके बाद का जो डेप्री रहेगा वो, एंड उसके बाद का जो इम्पेयरमेंट लॉस रहेगा जब रिवैल्यूएशन हुआ था उसके बाद का। तो रिवैल्यूड फिगर माइनस द डेप्रीसिएशन पोस्ट रिवैल्यूएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस पोस्ट रिवैल्यूएशन, वो आउटर कॉलम में जाएगा कैरिंग अमाउंट। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन से चालू करने का, सब्सिक्वेंट डेप्री लेने का, सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट लॉस लेने का, एंड देन कैरिंग वैल्यू लाने का। ये अब भी अगर रिवैल्यू हुआ रहेगा तो सब्सिक्वेंटली कुछ रहेगा ही नहीं। समझो मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 17 और मैंने 31 मार्च 17 को ही रिवैल्यू किया, तो क्या सब्सिक्वेंट? कुछ नहीं। ये वेरी क्लियर? अगर सब्सिक्वेंट रहेगा तो माइनस होएगा, नहीं रहेगा तो माइनस नहीं होएगा। ठीक है ना? रिवैल्यूएशन में क्लियरली बोला कि रिवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो तो एंटायर क्लास होना चाहिए। ये तो पढ़ा। चलो इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन उस पे आधे जगह पे रिवैल्यूएशन करना, आधे पे नहीं करना, अलाउड है कि नहीं है देखेंगे। अगर एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो पूरे क्लास पे अप्लाई होना चाहिए। देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटिटी ए इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप. इट ओन्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग such as factory, warehouses, office buildings in several cities. Industrial buildings are located in industrial zones, whereas office buildings are in central business districts of the city. मतलब दो टाइप है, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है एंड दूसरा ऑफिस बिल्डिंग है। इतना मुझे समझ में आया। क्लियर? Entities A's management want to apply revaluation model as per AS 10 to subsequent measurement of office building, but continue to apply cost model for industrial building. वो बोलता है ऑफिस बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन करना एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल करना, ऐसा करना चाहता है। Now first of all we need to check, can they be considered as different classes of assets? Yes, characteristic of office building is completely different and characteristic of industrial building is different. Industrial building जल्दी depreciate होता है, खराब हो जाता है, वो इंडस्ट्रियल जोन में लोकेटेड रहता है, पोल्यूशन वगैरह होता ज्यादा रहता है। क्लियर? Can I say they are two separate class of asset? अगर they are two separate class of asset तो दोनों पे अलग पॉलिसी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। क्लियर? डन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। ये क्या बोला था? रिवैल्यूएशन अलग अलग हो सकता है ना, किधर ईयरली हो सकता है, किधर 3 to 5 years। देखते हैं। बोलता है अगर पीपी ऐसा रहेगा जिसका वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज होता रहता है और वॉलेटाइल है, मतलब उसका फेयर वैल्यू घड़ी चेंज होता रहता है और क्या है? वॉलेटाइल। इन दैट केस रिवैल्यूएशन ईयरली होना चाहिए, एनुअल। लेकिन ऐसा कोई पीपी है जिसका वैल्यू जल्दी से चेंज होता नहीं है, इन दैट केस रिवैल्यूएशन 3 to 5 years में होना चाहिए। लेकिन तुमको ये कोशिश करना चाहिए कि तुम्हारा जो वैल्यू है बैलेंस शीट डेट पे, जो कैरिंग अमाउंट है, वो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करना चाहिए फेयर वैल्यू से। मतलब समझो तुम्हारा एक एसेट है, नॉर्मली तुम 3 to 5 years में उसको रिवैल्यू कर रहा था, एक अचानक ईयर में ऐसा हो गया कि उसका फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तो तुम्हारा जो फेयर वैल्यू है
जो दिखना चाहिए था, और बुक्स में जो कैरिंग वैल्यू है बहुत ज्यादा अलग हो गया, इन दैट केस क्या करना चाहिए, रिवैल्यूएशन वापस करना चाहिए। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि रिवैल्यू करके वो फेयर वैल्यू और बुक में जो कैरिंग वैल्यू है वो नजदीक आ जाए। अगर तुम रिवैल्यूएशन मॉडल में जा ही रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन के बाद वो फेयर वैल्यू के नजदीक ही दिखना चाहिए। ये वेरी क्लियर, ठीक है। कंक्लूजन, अगर कोई चीज वॉलेटाइल है तो कैसे रिवैल्यू करना चाहिए, एनुअली, एटलीस्ट एनुअली। एंड अगर कोई ऐसा चीज है जो वॉलेटाइल नहीं है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता घड़ी घड़ी, तो 3 to 5 years में किया तो भी चलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी। क्लियर? ये कंपनी को है ना सोच समझ के रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का कॉस्ट जाएगा। क्यों? ये रिवैल्यूएशन ऐसा नहीं को डायरेक्टर बोलेगा चल इतना लिख दे वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यूअर को बुलाना पड़ेगा, खर्चा लगेगा। ये तो कंपनी ऐसा नहीं कि चल ना वैल्यूएशन करना तो हर साल कर ही देता है, वो सोच समझ के वैल्यूएशन करेगा। क्लियर? तो फेयर वैल्यू देखो कैसे डिटरमाइन होता है। फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन market based evidences by appraisal normally undertaken by a professional qualified valuer। कौन करता है? प्रोफेशनल क्वालिफाइड वैल्यूअर। क्लियर? ठीक है। बहुत बार है ना मार्केट बेस्ड एविडेंस अवेलेबल नहीं होता फेयर वैल्यू के लिए, इन दैट केस इनकम अप्रोच फॉलो होता है। ये कौन सा अप्रोच? इनकम। सर ये क्या होता है? मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, वो एसेट का आज का मार्केट में क्या वैल्यू रहेगा वगैरह। सर इनकम बेस्ड अप्रोच नहीं समझ में आता। बहुत बार ऐसा कोई एसेट है जो यूनिक है, सिर्फ मेरे पास है, उसका मार्केट नहीं है अलग से, तो मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन नहीं मिल सकता उसका। इन दैट केस सर मैं कैसे वैल्यू निकालेगा? इनकम बेस्ड मतलब कैपिटल बजटिंग पढ़ा, ईयर कैश फ्लो, डीसीएफ, पीवी, हर ईयर क्या क्या फ्यूचर में कैश फ्लो हो सकता है लिखने का, दैट इज माई इनकम जो जनरेट हो सकता है, उसको डिस्काउंट करने का, प्रेजेंट वैल्यू लेके आने का, दैट इज इनकम बेस्ड अप्रोच के हिसाब से वैल्यू निकाला। वैल्यूएशन टेक्निक है ये। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? चलो, सो इनकम अप्रोच मतलब फ्यूचर में जो भी इनकम हो सकता है लिस्ट डाउन करके उसको डिस्काउंट करके वैल्यू निकालने का कोशिश करना चाहिए। ये सब अपने को करना है, प्रोफेशनल वैल्यूअर बोला, प्रोफेशनल वैल्यूअर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये थोड़ा सा अलग है, टेक्निकल है, ध्यान देना। समझो मैंने रिवैल्यूएशन किया तो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे इफेक्ट दूं, ठीक है, ध्यान देना। टेक्निक 1 एग्जाम्पल से समझते हैं। ओल्ड बिफोर रिवैल्यूएशन 1000 रुपीज का कॉस्ट था, 400 रुपीज का अक्यूमुलेटेड डेप्री था, इसके लिए आउटर कॉलम में 600 दिख रहा था। मैं चाहता था कि ये जो 600 है उसका 1500 हो जाए। कितने से बढ़ाना चाहता था? 900 से बढ़ाना चाहता था। ये दिख रहा है क्या? ये मैं 900 से वैल्यू बढ़ाना चाहता था। अभी मेरे को डाउट है क्या करूं, कॉस्ट को चेंज करूं कि डेप्री? दो फिगर होता है ना पहले, कॉस्ट लेस डेप्री। पहले वाले टेक्निक में प्रपोर्शनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रपोर्शनेट। कैलसी है, निकालो। ये पहले कैसे प्रपोर्शन था देखो ना, 1000 माइनस 400 एंड कितना आया था? 600। अभी ये जो 600 है वो कितने से बढ़ना चाहिए? 900 से बढ़ना चाहिए, तब जाके 1500 तक पहुंचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितने से बढ़ना चाहिए और ये कितने से बढ़ना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 1000 और ये 600 है, 1500 एंड ये 400 है, 600 है, तो ये 600। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन शॉर्ट एसेट 1500 से बढ़ना चाहिए, डेप्री 600 से बढ़ना चाहिए, तो जाके मेरा एसेट बढ़ जाएगा कितने से? 900 से। ये एडिशन है, ये एडिशन है, मतलब ये बेसिक में ऐड होना चाहिए प्लस। तो 1000 प्लस 1500। अब मेरा एसेट कितने में दिखेगा? कॉस्ट 2500। डेप्री 400 प्लस 600। अभी डेप्री 1000 दिखेगा। ओके, मतलब अभी दिखेगा 2500 माइनस 1000, कितना दिखेगा? 1500। मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। पहले कितना दिख रहा था वो? 600। पहले 600 कैसे दिख रहा था? 1000 माइनस 400 बोल के वो 600 दिख रहा था। मुझे ये 600 को 1500 पे पहुंचाना था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किया। रिपीटिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वो 1000 माइनस 400 कितना था? 600 बराबर पुराना। ये 600 को 900 से बढ़ाने का था, 900 से इंक्रीज करने का था, तो 1000 के बदले कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 इंटू 900 अपॉन 600। समझ में आ रहा है? 1500 से एक बढ़ गया तो यहाँ पे 1500 ऐड करके उसको पहुंचा दिया 2500 पे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 600 आया।
इसको 600 से बढ़ाया, 400 को 600 से बढ़ा के 1000 पे पहुंचा दिया। ए क्लियर? कंक्लूजन ये देखो क्या किया अपन ने, उसको सेंटेंस फॉर्म में पढ़ते हैं। ग्रॉस अमाउंट इज एडजस्टेड इन द मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द रीवैल्यूएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। तो कैरिंग अमाउंट से कंसिस्टेंट वे में अपन ने उसको इंक्रीज किया, जो प्रपोर्शंस पहले था वही प्रपोर्शंस अभी क्या किया, मेंटेन। ये समझा? एंट्री क्या पास होगा? एसेट कितने से बढ़ा है? 1500। एसेट अकाउंट डेबिट 1500 टू डेप्री बढ़ा, टू प्रोविजन फॉर डेप्री 600, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 900। रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो जाएगा तो 900 ही। ये समझा क्या? पक्का? चाहे तो लिख दो एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट 1500, एसेट अकाउंट डेबिट 1500, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 600, प्रोविजन फॉर डेप्री भी बढ़ा है, एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 900। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्यों डाला? इंक्रीज रहेगा तो किधर डालता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। सेकंड टेक्निक बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, 1000 का कॉस्ट था, 400 का डेप्री था, बुक्स में 600 पे दिख रहा था। सेम एग्जाम्पल है मतलब सर, ठीक है सेम एग्जाम्पल है मतलब सेम चीज से बढ़ाने का, कितने से बढ़ाने का? 900 से बढ़ाने का ना। तो मैंने एक काम किया, 900 से एसेट का वैल्यू बढ़ाने का ना, तो एक काम करते हैं 400 का पहले जो अक्यूमुलेटेड डेप्री पुराना दिख रहा है उसको उड़ाई देते, दिखाते ही नहीं है। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्री नहीं दिखा तो ऑटोमेटिकली एसेट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये फिर भी कितना बच गया? 500 बोलते हैं एसेट में बढ़ा देता है। तो 400 किसका उड़ाया? डेप्री का उड़ाया, एंड 500 किधर किया? एसेट के कॉस्ट में बढ़ा दिया। ये बोलो एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट 500, फिर प्रोविजन फॉर डेप्री डेबिट 400, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 900। लिखो एसेट अकाउंट डेबिट 500, प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट डेबिट 400, पुराना डेप्री उड़ाया, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 900। दोनों में इफेक्ट सेम ही आया, 900 से बढ़ गया, लेकिन अलग अलग तरीका है। यू कैन फॉलो एनी टेक्निक, फाइन। बोथ टेक्निक्स आर अलाउड बाय एएस। शुड आई गो अहेड? चलो नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन किया तो उसका इफेक्ट कैसे जाता है? ये सेम है जो पहले एएस 10 में होता था। इंक्रीज है रिवैल्यूएशन में, इंक्रीज है, बोलो किधर एडजस्ट होना चाहिए? रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए। लेकिन समझो पहले डिक्रीज हुआ रहेगा और अब उसका इंक्रीज है, तो पहले डिक्रीज हुआ था और अब वो इंक्रीज हो रहा है, तो एक मिनट, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ तो किधर जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व। एवरीवन एग्री? फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ रहेगा तो फर्स्ट टाइम डिक्रीज P&L। ये बिकॉज अपन कंजर्वेटिव है, प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, लॉस हो गया तो P&L। ये लॉजिकल, ठीक है। नाउ लेट अस इमेजिन फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ था तो किधर डाला था? P&L। अब वही चीज का इंक्रीज हो रहा है तो उतने एक्सटेंड तक किधर एडजस्ट करना चाहिए? P&L। एंड उससे भी ज्यादा रहेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये पढ़ा ही है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन, सब्सिक्वेंट इंक्रीज दिख रहा है क्या? सब्सिक्वेंट इंक्रीज मतलब पहले क्या हुआ रहेगा? डिक्रीज। पहले डिक्रीज हुआ रहेगा तो किधर डाला रहेगा? P&L। सब्सिक्वेंट इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस पहले P&L में रिकॉग्नाइज करो टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, एंड उससे भी ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट फर्स्ट टाइम डिक्रीज, बोलो P&L, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हुआ। ये फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ तो किधर डाला? रिवैल्यूएशन रिजर्व। एंड वही चीज का भी डिक्रीज होता है तो पहले डिक्रीज किधर से एडजस्ट करना चाहिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व। उससे भी ज्यादा डिक्रीज आएगा तो P&L। बस वही है। इन दैट केस रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले यूज होता है, देन उससे ज्यादा भी रहा तो P&L में चला जाएगा। ये क्लियर? ये जो पहले पढ़ा था वही है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। एक एसेट है बैलेंस शीट में 100 का, ठीक है, ये ओल्ड था, मैंने उसको रिवैल्यू किया नया बैलेंस शीट में, ये एसेट 150 का हो गया। कौन सा रिवैल्यूएशन किया? अपवर्ड। तो यहाँ पे सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा हो जाएगा कितने का? 50। क्लियर? ठीक है। फ्यूचर में जाके ये एसेट को बेच दिया, फ्यूचर में जाके ये एसेट को क्या किया? बेच दिया। लेट अस से मैंने वो एसेट को बेचा 160 में, सेलिंग प्राइस। क्लियर? अभी 160 में बेचा तो एंट्री क्या पास किया रहेगा? कैश बैंक डेबिट कितना? 160 टू एसेट, एसेट कितना दिख रहा है? 150 टू P&L 10। लेकिन प्रॉफिट कितने का था? प्रॉफिट तो यार सर 60 का हो गया,
पुराना एसेट तो 100 में ही खरीदा था, ये तो खाली रिवैल्यूएशन का नोशनल एंट्री पास किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. रिवैल्यूएशन इज अ नोशनल एंट्री पास इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये वेरी क्लियर. तो किधर ना किधर वो नहीं दिख रहा है, तो बोलता है अरे एक एसेट का तुमने रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा किया था, अब वो एसेट ही नहीं है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा भी नहीं रहना चाहिए. ये रिवैल्यूएशन रिजर्व किधर चला जाना चाहिए? पी एंड एल. एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पी एंड एल, कितना 50. ये आ गया इंपैक्ट. ये क्लियर. चलो सो नोट्स में आओ. ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस. तो बोलता है रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो कभी ना कभी तो रेवेन्यू रिजर्व्स में जाने ही वाला है, पी एंड एल में जाने वाला है. कब? पहला होल ऑफ द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड. कब पूरा रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होएगा? तो व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड और डिस्पोज. एसेट जब डीरेकग्नाइज होएगा तो उसके रिलेटेड जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो सीधा किधर चला जाएगा? पी एंड एल. ये समझा एंट्री किया अभी? पक्का? तो ये नथिंग बट एंट्री है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, उतना बोल रही है. Should I go ahead? Then next case, old balance sheet asset 100, revalue किया balance sheet asset 150. ये similar lines पे एग्जाम्पल. सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? 50. ठीक है. ईयर एंड आया डेप्री करने गया. समझो रिवैल्यूएशन नहीं किया होता तो डेप्री आता था मेरा नॉर्मल पी एंड एल में. लेट अस से 10% डेप्री है तो नॉर्मल पी एंड एल में डेप्री कितना जाता था? 10. बराबर. रिवैल्यूएशन करने के बाद पी एंड एल में डेप्री कितना जाएगा? 15. कुछ गलत पिक्चर जा रहा है. वही एसेट है, खाली बुक्स में नोशनल एंट्री पास हुआ उसके से डेप्री हिल गया. इन दैट केस एज अ कॉन्सेप्ट कि जितना एक्स्ट्रा डेप्री है उतना तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व को एडजस्ट कर सकता है. ये कितना एक्स्ट्रा डेप्री क्या देखो तो 5, तो उतना तुम क्या कर सकते हो पता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से माइनस कर सकते हो, इधर पी एंड एल के क्रेडिट में डाल सकते हो उसको. क्या एंट्री पास हुआ यहां से यहां पे लाने का? रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पी एंड एल कितना? 5. इन दैट केस अपना इफेक्ट बराबर हो गया. इन दैट केस रिवैल्यूएशन रिजर्व किधर चला गया? रेवेन्यू रिजर्व्स. तो दैट्स द सेकंड केस. आ जाओ सेकंड केस. सम ऑफ द सरप्लस मे बी ट्रांसफर्ड व्हेन द एसेट इज यूज्ड. एसेट यूज हो रहा है तब क्या चार्ज होता है उसके ऊपर? डेप्री. एंड क्या जाता है देखो यहाँ पे ध्यान से, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिवैल्यूएशन दैट वाज 15 माइनस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 10. वो जो गैप है 5 का वो ईयरली जाता है. ये समझा? तो दो केसेस पढ़ा है जब रिवैल्यूएशन का फिगर किधर जाता है? रेवेन्यू रिजर्व्स पी एंड एल में जाता है. पहला एसेट पूरा का पूरा डिस्पोज, एंड सेकंड ये जो गैप ऑफ डेप्रिसिएशन. ये समझा? इफ यू वांट टू कॉपी दिस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डेप्रिसिएशन पे आ जाओ. ये डेप्रिसिएशन भी अभी किधर कवर्ड है? AS 10. ठीक है ना. डेप्रिसिएशन में सबसे पहले कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्री, इसके बारे में थोड़ा हिंट दिया था. वो अलग अलग पार्ट, अलग अलग कंपोनेंट का डेप्री अलग अलग होना चाहिए. तो बोलते हैं ईच पार्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपीए विथ सिग्निफिकेंट कॉस्ट in relation to total cost should be depreciated separately. Example, airframe and engines of aircrafts. ये clear? लेकिन is grouping allowed? दो कंपोनेंट है उसको ग्रुप कर सकता है क्या? अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर लाइफ है तो ग्रुप कर सकता है. Yes, significant part of item of PP may have useful life depreciation method that are same as the useful life and depreciable method of other significant part. In that case they may be grouped and depreciated accordingly. ये clear? ठीक है. Now depreciation का accounting treatment. बोलो depreciation किधर जाना चाहिए? P and L. Depreciation should go to P and L unless it is included in the carrying amount of another asset. ये normally डेप्री P and L में जाएगा. एक ही एक्सेप्शन है. एग्जाम्पल, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन यूज हो रहा है उसका डेप्री है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, वो पी एंड एल में नहीं आता. वो किधर आएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अगर कोई कॉस्ट आ गया तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट एंड वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में चला जाएगा. तो दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन. वो अनलेस का एग्जाम्पल ये है एक्सेप्शन में कि डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द इन्वेंट्रीज एज पर AS 2. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आना चाहिए. ये वरना नॉर्मल जो अपना डेप्री रहेगा वो नीचे पी एंड एल में जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला जो डेप्री रहता है ऊपर जाता है ना थोड़ा,
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट? द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस द रेसिडुअल वैल्यू, द गैप इज नोन एज द डेप्रिशिएबल अमाउंट। एग्जांपल, एसेट इज ऑफ 10 लाख कॉस्ट, उसका रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 1 लाख होने वाला, तो बोलो डेप्रिशिएबल अमाउंट 9 लाख, दैट्स द डेप्रिशिएबल अमाउंट, द गैप बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज टू बी अलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक है, नाउ डेप्रिशिएट करने के टाइम दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रेसिडुअल वैल्यू होता है और एक लाइफ होता है। रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुआ या लाइफ चेंज हुआ तो अपना डेप्री क्या होगा? चेंज। तो बोलता है रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड लाइफ। और नया एएस बोलता है दिस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट ईच ईयर एंड, हर ईयर एंड में आके आपको क्या करने का है? रेसिडुअल वैल्यू एंड लाइफ को रिव्यू करना है। सर हर साल डेप्री का जो चार्ज हो चेंज हो सकता है, होने दो, ये वेरी क्लियर। चेंज इन एस्टीमेट काउंट होगा, क्या काउंट होगा? चेंज इन एस्टीमेट काउंट होगा। चेंज इन एस्टीमेट काउंट होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा उसको। बोलता है एंड इफ द एक्सपेक्टेशंस डिफर देन इट विल बी कंसीडर्ड एज चेंज इन एस्टीमेट्स, एंड चेंज इन एस्टीमेट्स का अकाउंटिंग अपने को पता है कैसा होता है? रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे अपने को पता चलता है हर ईयर एंड में आके क्या चेक करने का? रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। क्लियर? उसके ऊपर क्वेश्चन है, an entity purchased an asset on 1st of January for 1 lakh, an asset had an estimated life of 10 years and residual value nil। तो नॉर्मल पहले डेप्री कितना होता था हर साल? बोलो 10,000। SLM on 1st of January 17, कितने साल के बाद? 13 को बाई किया था, तो 13 पूरा गया, 14 गया, 15 गया, 16 गया, 4 साल के बाद 1st of January 17 आया। Directors review the estimated life and decide that the asset will probably be useful for further 4 years। ये तो डेप्री का अमाउंट चेंज होएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्री फॉर ईच ईयर। एक मिनट, सबसे पहले तो पहले 4 साल के लिए कितना डेप्री क्या रहेगा? 10 10 10 10 40 क्या रहेगा? 4 साल है तो हर साल का 10 40, तो बैलेंस WDV 60। अभी WDV 60 आएगा और नेक्स्ट कितने ईयर्स में अपोर्शन करना है? 4 ईयर्स। 60,000 डिवाइड बाय 4 15, आगे से हर साल 15 15 15 का डेप्री। ये समझ में आ रहा है? ये सब तो किया भी रहेगा, खाली इसको अभी नाम के साथ ऐसा हर साल ये करना है बस, और कुछ नहीं। फाइन। चलो, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना चालू करने का, कब स्टॉप करने का, कब तक चार्ज करने का, वो सब कंसिडर करते हैं। जब से एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा तब से डेप्री चार्ज करना चालू करना है। मतलब वो लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर it to be capable of operating in the manner intended by management जब आ जाएगा उसके बाद डेप्री चार्ज करना। सर हमने एक्चुअली यूज नहीं किया तो भी आएगा। क्या होना चाहिए? अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। ये वेरी क्लियर। एक्चुअल यूज से मतलब नहीं। फाइन। नेक्स्ट, सिसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में 2 पॉइंट है, कब स्टॉप होएगा डेप्री। पहला है एसेट, जो है ना एसेट, उसका रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स द कैरिंग वैल्यू। मतलब मेरा एक एसेट है जिसका कैरिंग वैल्यू अभी ना 10,000 हो गया, मैंने सोचा रेसिडुअल वैल्यू, उसने बोला था हर साल एस्टिमेट कर, मैंने हर साल एस्टिमेट करने का रेसिडुअल वैल्यू 15 आ गया। अरे एसेट का कैरिंग ही 10 है और रेसिडुअल वैल्यू 15, अब क्या डेप्री कुछ है नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट नेगेटिव हो गया। ये समझ में आ रहा है? इन दैट केस डेप्रिसिएशन स्टॉप्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा नहीं। वेरी क्लियर। कब तक नहीं आएगा? जब तक वो रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा है तब तक वो डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं, स्टॉप करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ये क्लियर? ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 lakhs इज बॉट इन 2016, इट इज एस्टिमेटेड दैट द टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 years. How the company is considering that it is likely to sell the property after 20 years. In 20 years time, based on today's price, the residual value will be 10 lakhs or 9 lakhs. Calculate the amount of debris. एक मिनट, एसेट का कॉस्ट है कितना? 10 lakhs. एंड एक केस में बोलता है रेसिडुअल वैल्यू जो भी है उसने आज के प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करके निकाला और कितना आ रहा है? 10 lakhs. कॉस्ट भी 10 lakhs, रेसिडुअल वैल्यू भी 10 lakhs. नो डेप्री. ये वेरी क्लियर. नेक्स्ट केस में कॉस्ट 10 lakhs, रेसिडुअल वैल्यू 9 lakh. 1 lakh डेप्रिशिएट होगा ओवर नंबर ऑफ इयर्स. ठीक है, नाउ 1 lakh विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर दैट 20 years बिकॉज उसने सोचा था 20 years चलाएगा, तो हर साल कितने का डेप्री? 5,000. ए केस में नो डेप्री एंड बी केस में 5,000 का डेप्री. नेक्स्ट, और एक केस है जब डेप्री सीज होएगा. ये पहला वाला केस क्या देखा? डेप्री सीज होएगा तभी रेसिडुअल वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग वैल्यू, तो क्या डेप्री? ये बराबर. नेक्स्ट केस,
जब एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज बस हो गया, अभी ये मशीन नहीं यूज करना, हेल्ड फॉर सेल मतलब हेल्ड फॉर डिस्पोजल मतलब एडवर्टाइज किया भाई बेचने का, अभी मतलब यूज भी कर रहा नहीं, हेल्ड फॉर सेल रखा, इन दैट केस डेप्रिसिएशन विल स्टॉप। देखो पहले कैसा था, फ्लेक्स ऑफ टाइम से भी डेप्री होता था, लेकिन अभी आपने एक एसेट बाहर ही निकाल दिया, बोला नहीं भाई अभी ये तो चाहिए नहीं, और हेल्ड फॉर क्या कर दिया, सेल, हेल्ड फॉर सेल कर दिया तो खत्म, अभी फिर डेप्री आएगा नहीं। ये क्लियर? नेक्स्ट, एसेट इज डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज मतलब नॉर्मल एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर दिया, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर दिया तो उसके बाद तो डेप्री आने वाला नहीं। अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, ऑब्वियसली अगर पहले डी रिकॉग्नाइज हो गया तो पहले से डेप्री नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग को सेपरेटली अकाउंट करना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग को कैसे करना चाहिए? सेपरेटली अलग, लैंड अलग और बिल्डिंग अलग। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स एंड हैव टू बी अकाउंटेड सेपरेटली इवन इफ दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। मतलब तुम्हारा जो डीड बना रहेगा जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग साथ में खरीदा रहेगा, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, लैंड को अलग अकाउंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग को अलग अकाउंट करना पड़ेगा। है क्लियर? लैंड में बोलता है लैंड का अनलिमिटेड लाइफ होता है और लैंड पे डेप्री नहीं आएगा, लॉजिकल है। एक्सेप्शन, ये आज तक कभी लैंड पे डेप्री नहीं किया था ना, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, नाउ इफ द लैंड हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ it is depreciated in the manner that reflects the benefit to be derived from it। मतलब मेरे को लैंड मिला, मेरा एसेट हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स का लीज पे मिला, 50 इयर्स का लीज। ये मतलब मेरा एसेट हुआ लेकिन परमानेंट राइट नहीं मिला मुझे उसका। एसेट है बिकॉज पीपी का डेफिनेशन वगैरह फुलफिल करता है। ये समझ में आ रहा है ना? इन दैट केस जितना भी लाइफ है उस पर जो कॉस्ट दिया उसमें डेप्रिशिएट करके खत्म करना पड़ेगा। ये लैंड परमानेंटली मेरा है तो नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, लैंड के कॉस्ट में मैंने वो डिसमेंटलिंग, रिमूवल, रिस्टोरेशन का कॉस्ट ऐड किया था। मतलब बेसिक 1 लाख लैंड का कॉस्ट था और अपन ने देखा ना डीकमिशनिंग वगैरह, उसका 50,000 और ऐड करके 1,50,000 दिखा है। तो बोलो कौन सा पार्ट डेप्रिशिएट करना चाहिए? वो 50,000 वाला डेप्रिशिएट करना चाहिए, तो उतना पार्ट, पोर्शन ऑफ द लैंड, दैट पोर्शन ऑफ द लैंड जो डीकमिशनिंग वाला है, दैट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड फॉर विच बेनिफिट इज ऑब्टेन्ड। उससे कितने साल का बेनिफिट हुआ रहेगा उसमें क्या करना चाहिए, उसको अपोर्शन करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? नॉर्मली लैंड अलग से लिखेंगे, लैंड इज नॉट डेप्रिशिएबल, लेकिन लैंड का लाइफ ही लिमिटेड है तो डेप्रिशिएबल हो जाएगा। एंड सेकेंडली लैंड में ऐसा कोई कॉस्ट ऐड किया है जो किसके बारे में, डिसमेंटलिंग, रिमूवल वगैरह के बारे में, तो वो कॉस्ट को तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट, उतना एक्सटेंड को तो P&L में डालना ही पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, बिल्डिंग नॉर्मल लिमिटेड लाइफ होता है, उसको डेप्रिशिएबल एसेट बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इन शॉर्ट लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट करके लिखना चाहिए ऐसा बोलता है यस, नया वाला। फाइन, अपना पुराना सम्स रहेगा तो उसमें ऐसे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन नया यस बोलता है कि वो सेपरेट होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन का मेथड। ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स बोलो, SLM, WDV, बस ठीक है। यहाँ पे अपन 3 देखेंगे, ध्यान दो। SLM मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब WDV मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कितने मेथड्स? 3। तो AS ने कितने सजेस्ट किए? 3, SLM, WDV एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सर कौन सा मेथड यूज करना चाहिए इसमें से? तो पहला लाइन, ऐसा मेथड विच रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न इन विच द इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। ये लिखने का ऐसा सेंटेंस, किधर भी ऐसा कुछ सेंटेंस दिया ना एकदम टेक्निकल लिखने का। डेप्रिसिएशन मेथड कैसा होना चाहिए? तो इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम। अगर मेरा जो एसेट है मुझे लगता है कि हर साल सिमिलर लाइन पे यूज करने वाला हूँ, तो मेरा वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट हर साल सेम आने वाला है, तो मेरे लिए SLM बेटर है। लेकिन मेरा ऐसा कोई एसेट है जो स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा यूज होता है, बाद में उसका यूज थोड़ा कम होने लग जाता है, तो मेरे लिए WDV बेटर। डिपेंड करता है तुम्हारा बिजनेस कैसा। वेरी क्लियर? जैसा भी हो, इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम। समझा? ठीक है। फिर मेथड कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मेथड शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड, अनलेस यहाँ पे नॉर्मली अपना जो कंडीशंस होता है ना, पहले वो थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले अपन पॉलिसी चेंज करने का है तो 3 चीज हमेशा लिखते थे, क्या? बेटर प्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड बाय
लॉ रिक्वायर्ड बाय एएस। यहाँ पे थोड़ा चेंज, क्लियर? यहाँ पे क्या बोलता है, यू कैन चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। मतलब आपका पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कंजम्पशन पहले हो रहा था, तो आप पहले एसएलएम में गया, फिर लग रहा है कि नहीं भाई अभी पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हुआ है, तो आपका मेथड चेंज हो सकता है। समझा? ठीक है। देन मेथड इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यू। ओके, स्टैट्यू वाला पॉइंट एज इट इज, ये क्लियर? सो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। पहला, आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन वो चेंज हो रहा है, या फिर स्टैट्यू के हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट है, पहले अपन चेंज है ना, चेंज कुछ चेंज इन पॉलिसी कंसिडर करते थे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्री को चेंज इन पॉलिसी कंसिडर करते थे। अब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्री को चेंज इन एस्टिमेट कंसिडर किया जाएगा। अगर चेंज इन एस्टिमेट कंसिडर किया जाएगा तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, मेजर चेंज। ये समझा मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंट रिव्यू, उसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मेथड should be reviewed at least at each financial year end. ओके, हर साल के एंड में आके मुझे अपना मेथड को रिव्यू करना। अभी ये जैसे हर साल के एंड में आके अपन क्या क्या रिव्यू कर रहे थे, पहले बोलो 2 चीज आता, रेसिडुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड लाइफ, वैसे ही मेथड को हर ईयर के एंड में आके रिव्यू करना है। एंड समझो चेंज निकलता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न वगैरह, इट इज कंसिडर्ड एज चेंज इन एंडिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्लियर? मेजर चेंज है ये। तो अगर किधर एग्जांपल्स में लिखा रहेगा ना चेंज इन पॉलिसी में, चेंज फ्रॉम एसएलएम डब्ल्यूडी कट कर देना उधर, पुराने एएस वगैरह में। AS4 में ऐसा एग्जांपल्स हुआ करता था चेंज इन पॉलिसी का। कौन सा एग्जांपल कट करेगा? SLM टू WD, वो चेंज इन पॉलिसी के एग्जांपल में से कट कर देना। अभी किधर आ गया, किसके एग्जांपल में आ गया? चेंज इन एस्टिमेट के एग्जांपल में आ गया। ये FIFO टू LIFO वगैरह वो चेंज इन पॉलिसी भी आज भी। क्लियर? ओके, तो इसका AS4 में अकॉर्डिंगली तुमको संभालना है। फाइन। ये चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब किधर कवर्ड है? AS4। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कॉस्ट ऑफ PP सब्सिक्वेंटली। मतलब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पर्टिकुलर कॉस्ट पे लिखा एंड सब्सिक्वेंटली वो कॉस्ट चेंज हुआ। सर सब्सिक्वेंटली कॉस्ट कैसे चेंज हो सकता है? रीजंस उन्होंने बोला है चेंजेस इन लायबिलिटी, प्राइस एडजस्टमेंट, चेंजेस इन ड्यूटीज, चेंजेस इन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल और रिस्टोरेशन कॉस्ट। मतलब एग्जाम्पल, मैंने किसी के पास से सामान खरीदा था, क्लियर, आई वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर दैट, आई वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर PP। मेरा लायबिलिटी किधर चेंज हो गया, लायबिलिटी चेंज हो गया मतलब उसने मुझे डिस्काउंट वगैरह दिया, सब्सिक्वेंटली कोई चेंजेस हुआ, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। प्राइस एडजस्टमेंट्स हो गया, चेंजेस इन ड्यूटी, मतलब मैंने समझो 10% के हिसाब से लिया था वो 12 हो गया, या फिर मैंने 10% के हिसाब से दिया था वो 8% हो गया ड्यूटी, सब्सिक्वेंट ऐसा कुछ चेंज हुआ तो मेरा कॉस्ट हिला। अब जो चेंज रहेगा उसको कैसा अकाउंट करेगा, वी नीड टू कंसिडर दैट। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं अगर तुमने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया, ये क्या फॉलो किया? कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं किया, कॉस्ट मॉडल फॉलो किया। इन दैट केस जो भी चेंजेस रहेगा उसको ऐड या लेस, ये ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, कॉस्ट बढ़ भी सकता है, कॉस्ट कम भी हो सकता है, ऐड और लेस टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये बराबर। तो ऐड या लेस कर दो एंड जो भी चेंज रहेगा प्रोस्पेक्टिव रहेगा, ये जो भी चेंज रहेगा कैसा रहेगा? प्रोस्पेक्टिव। आगे फिर डेप्री अकॉर्डिंगली कर लेना। ये तो बहुत सिंपल था, कॉस्ट चेंज हुआ, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, ऐड और लेस फ्रॉम दी कॉस्ट एंड एडजस्टेड। ठीक है। नाउ समझो मैं लेस करने गया और कैरिंग वैल्यू दिख रहा था 100, मुझे लेस करने का था 110, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो क्या करना चाहिए, कितना लेस करना चाहिए? 100, बाकी 10 P&L। तो वो नेक्स्ट ब्रैकेट में दिख के रखा कि व्हेन यू गो फॉर डिडक्शन, द डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड दी कैरिंग अमाउंट। वो तो लॉजिकल है, ये क्लियर? इफ यू गो फॉर डिडक्टिंग इट, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड दी कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट, सर अगर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया रहेगा, इन दैट केस चेंज का क्या करने का? चेंज जैसे तुम रिवैल्यूएशन का करता था ना वही सेम करने का। ये मतलब सर अगर मेरा डिक्रीज इन लायबिलिटी हुआ रहेगा तो ये मतलब मुझे अभी कम पे वगैरह करना है, ये तो मेरा कॉस्ट कम हुआ है, ये कॉस्ट कम हुआ है मतलब इन दैट केस वो फायदा हुआ, ऐसा हो गया। किधर अकाउंट होना चाहिए? और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये फायदा हो गया रिवैल्यूएशन सरप्लस में। एक्सेप्शन, ये पहले नुकसान P&L में डाला रहेगा तो उतने एक्सटेंट तक P&L। ओके सर, मतलब यहां से जो पैराग्राफ चालू होने वाला है यहां तक
वो इंक्रीज डिक्रीज वाले हो किसके जैसे पूरे, रिवैल्यूएशन वाले, कट कॉपी पेस्ट है वहां के। रिवैल्यूएशन में कैसे वो इंक्रीज डिक्रीज को एडजस्ट कर रहा था, सेम। सो अगर कोई फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। इन दैट केस एक्सेप्शन केसेस में वो P&L में रिकॉग्नाइज हो सकता है अगर पहले कुछ चीज P&L में रिकॉग्नाइज हुआ रहेगा तो। एंड अगर समझो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान किधर पहले रिकॉग्नाइज होना चाहिए, P&L। एक्सेप्शन केसेस में अगर पहले फायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला हुआ है तो उधर से एडजस्ट हो सकता है, एक्सेप्शन में रिवैल्यूएशन सरप्लस। समझ में आ रहा है, सेम। नेक्स्ट समझो ये जो अपना हुआ था ना कि कॉस्ट चेंज हुआ, इट हैपेंस आफ्टर द एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। व्हाट हैपेंस इफ द रिलेटेड एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब एसेट हैज रीच्ड द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एंड उसके बाद कोई कॉस्ट का चेंज हुआ तो एसेट में तो एडजस्ट कर नहीं सकता। क्यों एसेट में एडजस्ट नहीं हो सकता, उसका यूजफुल लाइफ ही खत्म हो गया अभी तो। इन दैट केस जो भी चेंजेस जाएगा किधर अकाउंट होना चाहिए, P&L। नॉर्मली आपका जो भी पेएबल्स रिसीवेबल कम ज्यादा होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, किधर एडजस्ट करता है, P&L। ये नॉर्मल क्रेडिटर को पे करने का था, कम पे करना पड़ा, फायदा हो गया ना, एडजस्ट किधर होता है नॉर्मली, P&L। तो ये भी किधर एडजस्ट होगा, P&L। क्यों, एसेट क्या हो गया, एसेट का एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आ गया। एसेट का अगर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ नहीं आया तो देखने का कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, उसके हिसाब से एडजस्ट करने का। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आ गया तो P&L। ये क्लियर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बट क्लियर है। चलो नेक्स्ट, रिटायरमेंट्स। रिटायरमेंट मतलब अभी वो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ एन आइटम ऑफ पीपी इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। अभी तो अपने को चाहिए नहीं, हेल्ड फॉर क्या करा है, डिस्पोजल, बेचने के लिए। इन दैट केस इट शुड बी शोन एट कैरिंग वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचर इज लोअर। कैरिंग वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचर इज लोअर, ये मतलब वैल्यू कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है यहाँ पे। एंड सर कम हुआ तो मेरा कैरिंग वैल्यू 100 दिख रहा है, रियलाइजेबल वैल्यू समझो 90 है, तो मेरे को कितने में दिखाना पड़ेगा, 90। तो बुक्स अकाउंट्स में जो 100 दिख रहा है उसको 90 पे लाना पड़ेगा, 10 से कम करना पड़ेगा, और 10 किधर जाएगा, P&L, इमीडिएटली जाएगा P&L में। क्लियर, सब लॉजिकल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन में कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी शुड बी डी रिकॉग्नाइज। कब डी रिकॉग्नाइज करेगा अपन, जब आप उसको क्या किया है, डिस्पोज। डिस्पोज कैसे कर सकता है, या तो सेल किया रहेगा या तो किसी को फाइनेंस लीज पे दे दिया। कि किसी को फाइनेंस लीज पे दे दिया, इन शॉर्ट क्या कर दिया हो, इन सब्सटेंस सेल ही कर दिया, वैसा हो जाता है फाइनेंस लीज में। एंड देन किसी को डोनेशन दे दिया, जाने दो, एसेट तो गया गया, मतलब डी रिकॉग्नाइज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। या फिर where there is no economic benefit which is expected from use or disposal, एसेट ऐसा है जिसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट है ही नहीं, ना यूज करके ना डिस्पोज, कोई काम का ही नहीं है, स्क्रैप में भी कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, डी रिकॉग्नाइज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डी रिकॉग्नाइज करेगा। ये नॉर्मली एसेट डी रिकॉग्नाइज करेगा तब क्या होता है, कुछ पैसा मिला तो कैश बैंक डेबिट टू एसेट, डिफरेंस P&L, डिफरेंस हमेशा P&L में जाता है। ये तो पहले भी करता था, एसेट बेचने को क्या बोलता है, डी रिकॉग्नाइज। यहाँ पे लेकिन अलग अलग टाइप है, बहुत बार अपन एसेट बेचते नहीं है लेकिन वो काम का ही नहीं रहता है, ऐसे ही निकाल देता है, वो भी क्या हो गया, डी रिकॉग्नाइज। क्लियर, डिस्पोज ऑफ कर दिया, बंगाल में दे दिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला, ये वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, गेन और लॉस। अगर डी रिकॉग्नाइज में जो भी गेन और लॉस है कैसे कैलकुलेट करने का, जो भी तुम्हारा प्रोसीड्स रहेगा उसको कंपेयर करने का विद कैरिंग अमाउंट। अगर कोई प्रोसीड्स ही नहीं रहेगा तो पूरा पूरा कैरिंग अमाउंट तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ये क्लियर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बोला कि ये जो गेन होगा दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एज पर AS 9। ये समझो एक 100 का एसेट दिख रहा था, 110 में बेचा, कैरिंग वैल्यू 100 था, बेचा 110 में, एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू एसेट 100 टू द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 10। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट P&L के क्रेडिट में आएगा, लेकिन ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगा, ये रेवेन्यू नहीं काउंट होता, ये रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू मतलब जो नॉर्मल धंधा करके कमाता ना सेल वगैरह से, वो रेवेन्यू होता है, तो ये P&L के क्रेडिट में आएगा, आई डोंट डिबेट ऑन दैट, बट ये रेवेन्यू के टर्नओवर वगैरह में काउंट होएगा नहीं। ये समझ में आ रहा है, एक एक्सेप्शन है, लेकिन समझो मेरा एक धंधा ऐसा है, ध्यान देना, मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि उसको थोड़े टाइम के लिए यूज करता हूँ इन रेंटिंग, तो गाड़ी मेरा एसेट हो गया। एंड मेरा बिजनेस मॉडल है कि थोड़े टाइम के बाद मैं उसको बेच देता हूँ, नॉर्मल जैसे गाड़ी अपन बेचता है, एज स्टॉक इन ट्रेड जैसा,
मेरा धंधा ही है, खरीदना, भाड़े पे देना, बेचना, रेगुलर काम है, डे टू डे। मतलब ये जो सेल रहेगा वो रेवेन्यू काउंट होगा। माना वो सेल पीपी का है, उसमें जो गेन हुआ रहेगा वो रेवेन्यू। ये समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली तुमने पीपी बेचा एंड गेन हो गया तो गेन रेवेन्यू नहीं। लेकिन मेरा धंधा ही ऐसा है कि मैं ऐसा नॉर्मली क्या करता है, ऐसा पीपी को बेचता ही रहता है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, रेवेन्यू में आ जाएगा। यू विल हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू मतलब क्या हो, बिजनेस ऑपरेशन से रहेगा तो अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अगर मेरा बिजनेस ऑपरेशन ही ऐसा कि गेन उससे रिलेट होता है तो रेवेन्यू में होना चाहिए। दैट इज गिवन इन एक्सेप्शन। ऑर्डिनरी कोर्स, इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी अगर मैंने बेचा रहेगा तो। फाइन डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर इज अ बिट ऑफ थियरी पार्ट। ये क्या बोलते हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, तो लेट अस रन थ्रू दैट। चलो सबसे पहला, हर क्लास ऑफ पीपी के लिए क्या डिस्क्लोज होना चाहिए, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे पहले मेजरमेंट बेस, आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया या रिवैल्यूएशन, वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। देन आपका डेप्रिसिएशन मेथड यूज, SLM, WDV, वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन रेट, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट हो गया। यूजफुल लाइफ के ऊपर ही डेप्रिसिएशन रेट तुम्हारा डिपेंड होता है, तो डिस्क्लोज होना चाहिए ना। समझो तुमने यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट अलग लिया एज स्पेसिफाइड बाय स्टैट्यूट, तो कंपनीज एक्ट देता है शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन रेट, तुमने वो नहीं लिया तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर तुमने लॉ नहीं फॉलो किया तो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए। ये क्लियर ना। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अक्यूमुलेटेड डेप्री स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के स्टार्ट में ईयर के एंड में कितना ग्रॉस अमाउंट था, कितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड रिकंसिलिएशन। स्टार्टिंग में इतना था, ड्यूरिंग द ईयर ये सब हो गया, ऐड हुआ, लेस हुआ, बाय किया रहेगा, सेल किया रहेगा, क्लोजिंग वैल्यू आएगा, पूरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक। एक क्लियर। चलो क्या क्या था बोलो। पहला मेजरमेंट बेस, देन मेथड डेप्रिसिएशन मेथड, देन यूजफुल लाइफ, देन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड द डेप्री स्टार्ट एंड एंड का, एंड देन लास्ट रिकंसिलिएशन देना। क्लियर। ये वर्स्ट केस के लिए नॉर्मली ऐसा डायरेक्टली पूछना डिफिकल्ट है कि सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो AS10 का, एक तो नया नया AS है। दे शुड आस्क द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहाँ पे तुमको टेस्ट करे उन लोग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पार्ट पे। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए देखे रखे कि उनका मूड ही खराब हो गया, तुमको दे दिया राइट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्लियर। ये सिर्फ वर्स्ट केस के लिए दिया, ज्यादा मगजमारी मत करना। आगे जाता हूँ, ठीक है। नाउ एडिशनल डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझो आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसको प्लेज किया, मॉर्गेज किया वगैरह, इन दैट केस डिटेल्स देना पड़ेगा। प्लेज एज सिक्योरिटी तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा ना। ऐसा कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है, खुद बिल्डिंग बना रहा है, इन दैट केस रॉ मटेरियल आएगा, लेबर यूज होगा, बिल्डिंग आधा बना हुआ रहेगा, WIP रहेगा, उसमें कॉस्ट इंकर होते जाता रहेगा, उसका डिटेल्स, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी तक इतना इंकर हो गया खर्चा और इतना इंकर होना बाकी, एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स। बहुत बार आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन कर ले दो कि नेक्स्ट ईयर तेरे पास से मशीन पक्का खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ये वेरी क्लियर। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इन दैट के सामने वाला पार्टी भी ऑब्लिगेटेड और मैं भी ऑब्लिगेटेड, नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेज। तो जो भी ऐसा कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट वो दिखाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। बहुत बार क्या होता है, आपका एसेट है ना लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, आपने इंश्योरेंस वगैरह लिया रहता है या किसी ने तो तुम्हारे एसेट को डैमेज किया रहता है, इन दैट केस तुमको क्या मिलता है, कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो कॉम्पनसेशन के बारे में डिटेल्स जाएगा। एंड लास्ट में एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, उसका डिटेल्स जाएगा। क्लियर। लास्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अभी किसके बारे में, रीवैल्यूड एसेट्स के बारे में डिस्क्लोजर है। इसमें कौन से दिन पे रिवैल्यू किया, इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर ही था ना भाई, तुमने खुद तो रिवैल्यू नहीं किया ना, ये वेरी क्लियर। मेथड एंड सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, आप जब रिवैल्यू करोगे आपका रिवैल्यूएशन का मेथड होगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया, ये समझ में आ रहा है। इनकम अप्रोच ऐसा देखा था, फिर अजम्पशंस क्या किया आपने उसके लिए। देन टू द एक्सटेंट the fair values were determined by using market prices या फिर कोई arm's length price in case of related transaction। आपने देखा था इससे ही थोड़े टाइम पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ था, इतने प्राइस पे हुआ था,
तो आपने उसका मदद लिया था, या फिर और कोई वैल्यूएशन टेक्निक डिटेल्स हो भाई आपने क्या यूज किया है, किस पे ज्यादा रिलाई किया है, क्लियर। रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो उसका क्या किया, मतलब वो प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डिस्क्लोज किया है क्या, ये समझ में आ रहा है। लॉस हुआ तो कैसे एडजस्ट किया, तो उसका पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलो दैट पार्ट इज डन, आई एम गोइंग अहेड, नॉट मच डेलिब्रेटिंग ऑन दैट, शुड आई गो अहेड। चलो ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल प्रोविजन मतलब पुराना AS 10, पुराना AS 6, अभी अचानक नया AS 10, तो हाउ टू गो अबाउट। अगर कोई पुराना एसेट्स वगैरह है तो थोड़े बहुत पॉइंट्स देके रखे। पहला, ऐसा कोई एक्सपेंस है पहले आपने रेवेन्यू एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज किया था एंड नया AS 10 आने के बाद तुम उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है, PPE का डेफिनेशन वगैरह फुलफिल करता है, तो क्या करना चाहिए। तो उन लोग बोलते हैं यू कैन कैपिटलाइज एंड दैट टू रेट्रोस्पेक्टिवली, एंड दैट टू व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब कैलकुलेशंस रेट्रोस्पेक्टिवली। तुम कैपिटलाइज अभी दिखाएगा लेकिन डेप्री पहले से चार्ज किया, ऐसा करके आज का फिर वैल्यू कितना होएगा, ये समझ में आ रहा है। सो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट कि अगर ऐसा कोई एक्सपेंस पास्ट में इंकर किया जो आज के हिसाब से तुम कैपिटलाइज कर सकते हो तो दिखा दो आज, बट तभी कॉस्ट इंकर हुआ था ना, तो तभी रिकॉग्नाइज किया होता तो आज तक कितना डेप्री आता था, एंड देन वो बैलेंस आज कितना दिखने का चांस है, तो उतना बैलेंस आज दिखेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एन एसेट, ठीक है, एक्सचेंज करके अक्वायर किया, तो बोलते हैं एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट नया पड़ा ना, फेयर वैल्यू पे लिखना चाहिए, उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। प्रोस्पेक्टिवली मतलब ये AS इफेक्टिव होने के बाद अगर आपने एक्सचेंज किया रहेगा तो ये AS में आएगा, ये AS इफेक्टिव होने से पहले वाला एक्सचेंज रहेगा तो ओल्ड AS के हिसाब से जो भी रहेगा उसको रिकॉग्नाइज करो। ये तो लॉजिकल है, ये तो नहीं दिया तो भी वही होता था, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स में तकलीफ हुआ ना, उस स्पेयर पार्ट्स अगर PPE का डेफिनेशन फुलफिल कर सकता है तो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। तो बोलता है आज के आज कैपिटलाइज करो और उसको फिर प्रोस्पेक्टिवली आगे डेप्रिशिएट कर लेना। स्पेयर पार्ट्स ऐसा कोई है, स्पेयर पार्ट्स ऐसा कोई है जो PPE का डेफिनेशन को फुलफिल करता है। पुराने AS 10 में तो नहीं लिखा रहेगा, पुराना तो AS 2 में किधर डाल दिया रहेगा, इन्वेंट्रीज में, स्पेयर पार्ट्स टूल्स वगैरह, ये समझ में आ रहा है ना। नया AS के हिसाब से तुम कैपिटलाइज करेगा तो ठीक है, कैपिटलाइज कर लो अभी स्पेयर पार्ट्स है तो, लेकिन फिर डेप्रिशिएट कैसे करो, प्रोस्पेक्टिवली। स्पेयर पार्ट्स के केस में कैसा, प्रोस्पेक्टिवली, याद रखेगा जी। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो भी मॉडल्स है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना। ठीक, कैसे अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिवली, मतलब अभी से सोचो तुमको कॉस्ट करना है या रिवैल्यूएशन करना है। ठीक है, अभी एक जन को प्रॉब्लम होगा, ध्यान से सुनो। कोई पर्सन था जो कॉस्ट बेसिस पे आगे करना चाहता था, लेकिन पुराना कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, पॉसिबल है बिकॉज पुराना तो एडॉक था ना। सो नाउ आई वांटेड टू फॉलो कॉस्ट मॉडल एंड पुराना कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है मेरा, इन दैट केस क्या करना चाहिए, वो जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है कैरिंग अमाउंट में से एडजस्ट कर देना चाहिए। कैरिंग अमाउंट में से क्या करना चाहिए, एडजस्ट। एग्जाम्पल, मेरा एसेट दिख रहा था 1 लाख पे, सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा था 30 पे, फिर ये AS इफेक्टिव हुआ और मैं ये AS के हिसाब से कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहता था। कौन सा, कॉस्ट। अभी मैं आगे जाएगा ऐसा रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं है, गलत हो जाएगा ना। इन दैट केस रिवैल्यूएशन रिजर्व को एडजस्ट करने का, लायबिलिटी साइड पे कुछ चीज दिख रहा है उसको एसेट्स में से एडजस्ट करने का, क्या करने का, लेस, वो एसेट के कैरिंग वैल्यू में से लेस हो जाएगा। 1 लाख में से 30,000 माइनस होएगा, कितना बचा, 70 दिखेगा और आगे कंटिन्यू करो कॉस्ट मॉडल फिर। तो यहाँ पे देखो, इन केस ऑन द डेट दिस स्टैंडर्ड बिकमिंग मैंडेटरी, जब से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया, एंटरप्राइज डज नॉट अडॉप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल, मतलब क्या अडॉप्ट करता है, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करता है, बट द कैरिंग अमाउंट ऑफ PP रिफ्लेक्ट्स प्रीवियस रिवैल्यूएशन। लेकिन कोई प्रीवियस रिवैल्यूएशन अभी भी पड़ा है, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहते हो और प्रीवियस रिवैल्यूएशन अभी भी पड़ा है, इट शुड बी एडजस्टेड। ये समझ में आ रहा है। सो इट शुड एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कैरिंग अमाउंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। सर डाउट, रिवैल्यूएशन रिजर्व 110 का था और कैरिंग अमाउंट 100 का था, 10 P&L में चला जाएगा, ठीक है, एडजस्ट करो। ये समझ में आ रहा है, ठीक। एंड और एक ऐसा देखे रखा है कि कैरिंग अमाउंट उसके बाद शुड नॉट बी लेस देन द रेसिडुअल वैल्यू आल्सो। ये बहुत बार ऐसा हो गया, कॉस्ट दिख रहा है मेरा 100, सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है 80 का, ये मैंने एडजस्ट कर दिया तो कितने पे दिखेगा, 20, लेकिन मेरा जो रेसिडुअल वैल्यू है 30 है, तो मैं 30 से कम दिखा नहीं सकता। तो मैक्स टू मैक्स कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्ट कर सकता है, 70 तक का। कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व बच जाएगा, 10 का। किधर डालना पड़ेगा, P&L। रिपीटिंग, ध्यान दो,
कितने का एसेट बताया 100, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का बताया 80, रिवैल्यूएशन रिजर्व 80 का, ये जो एसेट उसका रेसिडुअल वैल्यू कितना बोला 30। समझो मैंने ये रिवैल्यूएशन रिजर्व इधर से एडजस्ट कर दिया तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, लेकिन रूल क्या बोलता है रेसिडुअल वैल्यू से कम नहीं हो सकता, तो कितना एडजस्ट कर पाएगा खाली 70, सो दैट वो 30 पे दिखे। तो बैलेंस 10 किधर डालना पड़ेगा पी एंड, खत्म, दैट्स द लास्ट पैराग्राफ नोट। ठीक है, सो वी आर डन विथ AS10. Okay, fine. Let us start with amendments in other AS. Let us start with AS2. AS2 क्या था बोलो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS2 में क्या अमेंडमेंट है देखते हैं। पहले ना ऐसा वर्ड होता था, इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड स्पेयर्स विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद फिक्स्ड एसेट, ऐसा होता था। मतलब वही स्पेयर्स इन्वेंट्री में नहीं आता था जो सिर्फ फिक्स्ड एसेट के साथ वाला है। अब उधर वर्ड चेंज किया, ये 3 वर्ड आने चाहिए, स्पेयर्स, देन सर्विसिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, ये तीनों वर्ड साथ में यूज हुए थे AS10 में। तो अभी उन्होंने नया वर्ड डाला कि अगर कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है, सर्विसिंग इक्विपमेंट है या स्टैंड बाय इक्विपमेंट है जो PPE के डेफिनेशन को फुलफिल करता है AS10 में, इन दैट केस वो किधर नहीं आएगा, AS2 में नहीं आएगा। पहले सिर्फ थोड़े बहुत स्पेयर्स which could be used in connection with fixed assets and जिसका यूज irregular था वो AS2 में नहीं आता था, वो AS10 में जाता था। अब spares, servicing, equipment, standby equipment which satisfy the definition of PPE as per AS10, वो AS2 में नहीं आएगा, वो AS10। एंड पहले AS10 का रेफरेंस था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, अभी AS10 का रेफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये समझा छोटा मोटा अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट AS2 का नेक्स्ट अमेंडमेंट, AS2 में ना इन्वेंट्री वैल्यू करता है। इन्वेंट्री का टाइप्स होता है, पहले ना आप जब डिस्क्लोज करता ना डिस्क्लोजर में आपको क्लासिफाई करके डिस्क्लोज करना पड़ता था कि रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कितना, WIP का कितना, फिनिश गुड्स का कितना, स्टोर स्पेयर्स का कितना एंड लूज टूल्स का कितना। अब क्या किया पता है, रॉ मटेरियल रखा, WIP रखा, फिनिश गुड्स रखा, स्टॉक इन ट्रेड भी रखा, वो भी सब सेम रखा। फिनिश गुड्स मतलब वो स्टॉक इन ट्रेड वहां पे भी आ सकता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी रखा, लूज टूल्स भी रखा, एक एक्स्ट्रा कैटेगरी डाल दिया क्या, अदर्स। क्यों, वो थोड़ा बहुत और भी आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है जो ये लिस्ट में नहीं। ये तो छोटा सा अमेंडमेंट है खाली कि पहले अगर ऐसा कोई आइटम ऑफ इन्वेंट्री था जिसके लिए जगह नहीं था तो तकलीफ होता था लिखने के लिए, अब उसके लिए अदर्स करके बना दिया, डिस्क्लोज करने के लिए वहां पे लिख सकता है। प्रोसीजरल अमेंडमेंट, फाइन। नेक्स्ट कम टू AS13 अमेंडमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में अमेंडमेंट है। ये कौन सा प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी आल्सो, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर गवर्न्ड बाय AS13। पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आप होता था ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसका अकाउंटिंग होता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। ये किसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर समझो देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन तो प्रोविजन वगैरह क्रिएट होता था, वैसा अकाउंटिंग होता था इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब बोला वेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग होएगा एज पर द कॉस्ट मॉडल गिवन इन AS10। ये अपन ने कॉस्ट मॉडल देखा था, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सा मॉडल यूज होएगा, कॉस्ट मॉडल AS10। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे अभी अकाउंट होएगा नहीं। ये देखो अकाउंटिंग आज के तारीख में भी AS13 के अंदर ही है, लेकिन AS13 ने किसको रेफर कर दिया, बोला AS10 के हिसाब से कर लो आगे का काम। है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी AS13 के अंदर ही, बट कैलकुलेशन किसके हिसाब से, AS10। क्लियर विद द चेंज। कंक्लूजन, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे अकाउंट होता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल के हिसाब से AS10 में अकाउंट होने वाला है। क्लियर। ये 2 मॉडल होता था ना, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कौन सा मॉडल यहाँ पे चलेगा, कॉस्ट मॉडल। कौन सा अलाउड नहीं है, रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कॉस्ट मॉडल। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत बार है ना, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अक्वायर करना होता ना तो आपको पहले शेयर्स वगैरह खरीदना पड़ता है या मेंबरशिप लेना पड़ता है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आपको होल्ड आता है। एग्जांपल, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर बनने के लिए पहले वो शेयर खरीदना पड़ता है, शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके वो हाउसिंग सोसाइटी में तुमको फ्लैट अलॉट होता है। तो जो शेयर खरीदने के लिए पैसा दिया रहेगा वो इनडायरेक्टली किसके लिए दिया है, वो घर खरीदने के लिए, तो किसके कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, वो घर के कॉस्ट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड होना चाहिए। वो पॉइंट पहले भी था यहाँ पे और वो पॉइंट अभी भी है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या, लिंक कर दो। ये तो चेंज क्या था, वो कॉस्ट मॉडल पे, ये समझ में आ रहा है। पहले उधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था और यहाँ पे अभी क्या है, कॉस्ट मॉडल। रेस्ट AS13 रिमेनिंग द सेम, ठीक है।
तो वही चेंज आगे कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट पॉइंट में AS13 में दिखा, ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट AS14 का अमेंडमेंट। AS14 का सबसे पहला अमेंडमेंट है डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन चेंज किया। पहले डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन वाज रेफरिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, अब डेफिनेशन ऑफ अमालगमेशन विल रेफर टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स मर्जर करके और वर्ड डाल दिया। ये क्या वर्ड डाल दिया? एंड इंक्लूड्स मर्जर। पहले अमालगमेशन मतलब अमालगमेशन रेफर्ड इन कंपनीज एक्ट 1956, अब अमालगमेशन मतलब अमालगमेशन रेफर्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स मर्जर। स्मॉल चेंज, अमालगमेशन के डेफिनेशन में लिख दिया अमालगमेशन इंक्लूड्स मर्जर, ठीक है। इसका सम्स में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट का है, देखते हैं। AS14 का नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटिंग टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। याद करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या होता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब ऐसा कोई रिजर्व जो सेलिंग कंपनी ने मेंटेन करके रखा है एज पर लॉ, एंड लॉ बोलता है कि ये रिजर्व को नेक्स्ट 5 साल 10 साल के लिए मेंटेन करना है। अभी सेलिंग कंपनी तो बंद होने वाला है, कौन आने वाला है? परचेसिंग कंपनी। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग कंपनी कौन मेंटेन करता है? परचेसिंग कंपनी, एंड दैट टू इन परचेस मेथड ओनली। मर्जर मेथड में तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, परचेस मेथड में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है। परचेस मेथड में क्या एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। परचेस मेथड में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता है परचेसिंग कंपनी को, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ना टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उसमें क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व अपन बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाता है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया, सारे डेबिट बैलेंस वाली चीज एसेट साइड पे जाते थे। तो पुराना AS बोलता था एसेट साइड पे किधर तो एडजस्ट कर लो। अपन ऐसा पढ़ा हुआ है कि अदर नॉन करंट एसेट या अदर करंट एसेट्स में अपन डाल देता उसको, ये बराबर, ठीक है। वहां पे अमेंडमेंट आया तो अपना सम्स पे उसका इफेक्ट आएगा। बोलता है ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये सेपरेट लाइन आइटम करके दिखना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नेगेटिव फिगर बोल के। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट किधर दिखना चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखना चाहिए, एंड वो भी नेगेटिव फिगर बोल के। ये नॉर्मली एसेट साइड पे दिखता था, एसेट साइड से कोई चीज उठा के मैं लायबिलिटी साइड में डाल दूं तो फिगर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड लायबिलिटी साइड में भी कौन से हेड के अंदर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सारे सम्स जहां पे भी तुम्हारे अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आया रहेगा सब चेंज करना, एंड सब में क्या हो जाएगा? वो एसेट साइड से निकल के लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा, बैलेंस शीट टोटल चेंज हो जाएगा। ये बराबर, ठीक है। सर कैसे दिखेगा आफ्टर अमेंडमेंट? आफ्टर अमेंडमेंट ऐसे दिखेगा, देखो तुम नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स बनाता है, उसमें एक नोट होता है किसका? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। बैलेंस शीट जब शेड्यूल 3 फॉर्मेट के हिसाब से बनाता है उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व करके XX दिखेगा, बाकी जनरल रिजर्व P&L हो तो दिखेगा लेस क्या? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट उधर से ही लेस हो जाएगा, एसेट साइड में दिखाने के बदले रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही लेस। ये समझा? पक्का? नीचे देखो एग्जांपल दिया है, लेट अस से इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व इज दैट स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ 100, तो इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व भी 100 उधर ही दिखेगा, एंड लेस अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी 100 उधर ही दिखेगा। सर क्या फायदा हुआ फिर दिखा के? क्लियर ना? यहाँ पे देखो क्या फायदा हुआ, देखते। द पर्पस वाज कि वो रिजर्व दिखना चाहिए, लेकिन अर्लियर प्रेजेंटेशन वाज मिसलीडिंग। अर्लियर प्रेजेंटेशन से क्या हो रहा था? एसेट भी इन्फ्लेट हो रहा था और लायबिलिटी भी इन्फ्लेट हो रहा था। वो अपन एक नोशनल एंट्री पास कर रहा था ना, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, एंड उसमें लिखा था थोड़े साल के बाद उसको रिवर्स कर देना, ये बराबर। एंड आगे जाके मैं तुमको ऐसा भी कभी कभी बोला रहेगा, अगर किसी ने लेक्चर बैठा रहेगा IFRS वगैरह में, उन लोग बोलते हैं ऐसा सब मत करो, टाइम पास, ये प्योर टाइम पास एंट्री है, ये समझ में आ रहा है? इन दैट केस उन्होंने बोला चलो थोड़ा लॉजिकल करते हैं, अपने को डिस्क्लोज भी करना है एंड अपने को बैलेंस शीट भी अफेक्ट नहीं करना है, अपने को डिस्क्लोज भी करना है एंड अपने को बैलेंस शीट भी अफेक्ट नहीं करना है। इन दैट केस एक काम करते हैं, लायबिलिटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेस दिखाते हैं, तो डिस्क्लोजर का डिस्क्लोजर भी हो जाएगा एंड बैलेंस शीट भी खराब नहीं होएगा। ये समझा? बेटर प्रेजेंटेशन है, फाइन। चलो ठीक है। सो यहाँ पे अपने ग्रुप 1 रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं।